कुछ बेसिक्स को लेते हुए चलते हैं साथ साथ में, ताकि जो है एक कोरिलेशन बना रहे हमारे इसमें पूरे प्रेजेंटेशन में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं इलाज भी तदबीर की, तो देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे और सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर देखें, बड़े लेवल पे जो हिजामा का नाम आता है, इसके नाम से कपिंग थेरेपी सेंटर है, कपिंग थेरेपी क्लिनिक है, और बहुत सारा जो हिजामा स्पेशलिस्ट है, सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है एज ए थेरेपी, एक अकेली थेरेपी के तौर पे? तो इसके लिए थोड़ा-सा हम लोग बैकग्राउंड देख लें कि हमारे यहाँ क्या स्टेटस है। जो डिज़ीज़ बर्डन है इंडिया का, हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा, बहुत थोड़े-थोड़े लेवल पे हम देखें इसमें, कि जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का है वो 15% है, और कैंसर का 15% है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है या सेंस ऑर्गन डिज़ीज़ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं ट्यूबरकुलोसिस के, तो ये सारे में कम-कम है। लेकिन अब देखें कि इसमें इम्पोर्टेंस ख़ास करके मस्कुलोस्केलेटल को लें, कार्डियोवास्कुलर को देखें, मेंटल डिसऑर्डर को देखें, तो इस तरह से जब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज़, तो हम पहुँचते हैं ऊपर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ तक। ये पूरा 1/3 पोर्शन, इसमें हिजामा की इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं हर डिजीज़ में, हम आगे देखेंगे हमारा जो हिजामा का एप्लीकेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रैक्टिस में या क्लिनिकल यूज़ में। दूसरा जो एक ऑप्शंस है लोगों के पास, ट्रीटमेंट का ऑप्शन हम देखें, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट का हम कंपैरिज़न देखते हैं। 2014 की एक मेरे पास स्लाइड थी, उसमें ये है कि एलोपैथी में कितने लोग जाते हैं, और आयुष में कितने लोग हैं। तो देखें एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। एलोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए 90 पॉइंट समथिंग है, 2017-18 में 93.88 हो गए, और हमारे इसमें 6 पॉइंट समथिंग में कंप्लीट कंबाइंड जबकि आयुष की पैथी है। इसी तरह मेल फीमेल में देखते हैं तो भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है एलोपैथी में और आयुष में लोगों का जो इंटरेस्ट है। अब 5 साल में, 6 साल में और इधर बढ़ा है, 2018 से लेके 24 तक में। वो भी बढ़ा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि बहुत सिग्निफिकेंट कहा जाए उसको। और इसके बावजूद कि हम देखते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में हर आदमी से सुनते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट है, हम दवा खा रहे हैं, उसके बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। ख़ास करके मेरी सारी बात, जैसा कि सर ने कहा, कि क्लिनिकल से ही स्टिक रहेगी, उसी से जुड़ी हुई बात रहेगी। तो ज़्यादा बातें जो मैं करूँगा वो क्लिनिक के ताल्लुक से और क्लिनिकल प्रैक्टिस के ताल्लुक से ही करूँगा। तो उसमें जब लोग हम देखते हैं क्लिनिक पे आते हैं, तो एक उनका माइंडसेट हर 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 क्लिनिक पे आप सुनने को हर किसी को मिलेगा कि हाँ, मुझे मॉडर्न से इतनी दिक्कत है या उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। आम पब्लिक ये कहती है कि साइड इफ़ेक्ट है और उससे दवा पेनकिलर खाने से मुझे ये नुकसान हो रहा है, तो अब जो इस वक़्त में, ये पहले का जो दौर था और अब जो एरा चल रहा है, इस टाइम में लोगों का एक्सेप्टेंस जो है हमारे सिस्टम को लेके, और लोगों का जो अर्ज है, लोगों की जो चाहत है हमको लेके, वो बढ़ी है। और कहीं न कहीं लोग, हम देख रहे हैं कि हमारी क्लिनिक की तरफ और हमारे सिस्टम की तरफ लोग मुड़े हैं। इसीलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है यूनानी, एज़ ए यूनानी फिजिशियन, एज़ ए जो भी इससे आयुष सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक बहुत अहम पार्ट प्ले है। इस टाइम में आप कैसे इस भीड़ को कलेक्ट करते हैं, कैसे अपनी क्लिनिक पे उनको लाते हैं और फिर क्लिनिक से उनको जो है सैटिस्फाइड करके भेजते हैं, अपना एक 100% आप देते हैं अपने ताल्लुक से, जो भी आपकी पैथी है, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग हिजामा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो है उसका जो जो भीड़ आ रही है, जो मोटिवेशन हम हमारी तरफ लोगों का जो मूवमेंट आ रहा है, उसको हम लोग सँभाल सकें या उसको कंटिन्यू कर सकें आगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मतलब जो भी ये कंडीशन है, इसमें यूनानी मेडिसिन में हमारे पास है ऑप्शन, और ये सारी बातें पहले भी आ चुकी हैं, इसको हम लोग वो नहीं करेंगे कि इलाज बिल-तदबीर और इलाज बिल-ग़िज़ा, दवा और इलाज बिल, 4 ऑप्शन है। तदबीर का पार्ट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें पहले भी दूसरे लेक्चर्स में आ चुकी हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बहुत क्लोज़ जाने के लिए। एक सर इसमें क्योंकि बेस इम्पोर्टेंट होता है, इसके बगैर अगर हम चलते हैं तो हमको, चूँकि सारे को प्रैक्टिस करनी है, कर रहे हैं लोग, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग के कब से इसका जो ज़िक्र है हिजामा का हमारी किताबों में आया। 8th सेंचुरी एडी में एलिबन आवाज रबन। थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है। अभी ठीक आ रही है सर? अब सही आ रही है आवाज़? ठीक है। जी। तो कुछ हमारे एंशिएंट जो हमारी हैं लिटरेचर है, उसमें सारा जितनी बड़ी-बड़ी किताबें ले लें, अली बिन रबीन तबरी की फिरदौस-उल-हिकमत है, अबुल कासिम ज़हरावी की किताब है, हाँ?
राजी राजी किताब मंसूरी में, और इब्न सीना अल कानून में, इसी तरह ज़खीरा खारजम शाही में, मौजुल कानून में, इब्न खफ में, हर किसी में कपिंग के ताल्लुक से कुछ न कुछ, चाहे उसकी पूरी डिटेल आई हो, चाहे उसके रिलेशन में उसका इंडिकेशन और टाइप बताया गया। तो एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड है सारी चीज़ें उसमें। फिर कपिंग के ताल्लुक से एक बात हमको यहाँ पे समझना चाहिए, हम सबको पता भी है, एक बार उसको रिपीट कर दूं कि दो तरह की कपिंग का कॉन्सेप्ट है। एक आ जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि थेरेप्यूटिक है, दूसरा जो प्रोफाइलेक्सिस है। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जो लेते हैं उसमें बहुत सारा पार्ट सिद्ध नबवी को हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, कि एक दीनी एतबार से उसकी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी हदीस में ने उसकी तरगीब दी है कपिंग कराने की। और ज़्यादातर जो लोग उसमें आते हैं चांद की तारीख के एतबार से आते हैं, तो वो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे उनको कराना होता है, बीमारी से बचने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारा कंसर्न जो है ज़्यादातर वो थेरेप्यूटिक यूज़ के ऊपर है, कि डिजीज कंडीशन में हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। फिर टाइप्स भी मैडम ने अच्छा उस दिन बहुत बढ़िया डिटेल किया था कि जहाँ बिशर्त है, बिला शर्त है, और बिला शर्त में दो हो जाता है आपका उसमें ड्राई कपिंग में, हिजामा नारिया और गैर नारिया। क्लिनिक में यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स है हमारे पास, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होना चाहिए क्लिनिक में हिजामा के लिए, हम क्या क्या जरूरत होती है। ये कप है, वैक्यूम पंप है, मेडिकल एंटीसेप्टिक में आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हल्दी पाउडर है, संगरात पाउडर है, ऑर्गेनिक जैतून हनी का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। कैंडल लैंप है, या इसके जगह काफूर भी यूज होता है अगर आप फायर कपिंग की बात करते हैं। फिर कैंफर स्लाइस ग्लोव्स हैं, किडनी ट्रे है, स्ट्राइज मेडिकल ब्लेड, पैक ऑफ कॉटन, ये सारी चीज़ें यूज कर भी रहे हैं और एक बार चीज़ें सामने आ जाती हैं। अभी ये जो टेबल है हिजामा चेयर के नाम से बहुत है, और आप अगर अपना अच्छा सेटअप या लोगों को होता है ना कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में क्लिनिक के यूज़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। काफ़ी सारी पोजिशंस में हिजामा करने में इसमें आसानी आसानी होती है। बहुत सारे ब्लेड से आप कट लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो 11 नंबर का ब्लेड है इसमें थोड़ी ज़्यादा आसानी रहती है। 11 की ये वाला जिसपे कर्सर है, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कट लगता है, और डीप कट से इसमें बचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीप होने से स्कार आ जाता है, इससे हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में। थोड़ा सा इसमें चूंकि मुझे यूनानी के ताल्लुक से बताना था तो मैंने मैकेनिज्म को रखा है, लेकिन इसमें बस थ्योरी की बात करें कि बहुत फेमस 2-3 थ्योरी है। चाइनीज थ्योरी है कपिंग थेरेपी की, फिर इसी तरह कपिंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू होंग एट ऑल की थ्योरी है, और एक बहुत फेमस थ्योरी है टाइबा थ्योरी, जो एक्सेप्टेड बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो ये तो मॉडर्न के ताल्लुक से है। असल हमारा जो है जिससे हम लोग चलेंगे वो यूनानी के ताल्लुक से है, कि इस्तेमाल जब हम कपिंग का करेंगे या जो कप का इस्तेमाल करते हैं तो मकसद क्या होता है। तो जैसा कि उस दिन सर ने बताया था कि जो मवाद के वो जो मिजाज और इसके रिलेशन से सारी चीज़ें मर्ज के ताल्लुक से बता रहे थे, तो उसमें जब मर्ज के लेवल पे आके चीज़ें जब आती हैं ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या तो हमको मवाद का इमाला करना होता है या फिर तनकिया करना होता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, कि या तो तनकिया होगा मवाद का या इमाला होगा। अब इसी दो पर्पस के लिए जो है कपिंग का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, एक चीज हम सबको ध्यान दिए, मैं फिर से बोल दूं इस चीज को बता दूं कि कपिंग इटसेल्फ जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। हिजामा अपने आप में एक पूरा इलाज नहीं है। हिजामा इलाज के एक मरहले पे इस्तेमाल आने वाली चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली उस जगह पे यूज होता है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो अभी फेक चला हुआ है काफी काफी जो कह लें उसको, जो झोला छाप कह लें या कुछ भी उसको दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं, कि वो हिजामा से सुन्नत के तौर पे करने के लिए काफी कुछ वो करते हैं। तो वो जो सारा कुछ वो चीजें हैं वो गलत हैं। उसमें हिजामा का इस्तेमाल जो है, जब तक आप जो मादा मर्ज है उसको जब तक आप इस लेवल पे नहीं ले आते हैं कि वो हिमाला या तनकिया के लायक हो जाए, तब तक हिजामा का फायदा उसमें हमको नहीं आता है। इसके लिए क्या है कि दवाओं का इस्तेमाल होता है ना? जैसे हम कोई मरीज आता है तो अगर उसमें मादे में नुज नहीं है तो हम मुंजिज देते हैं, फिर उसको उस नुस्ख के लायक बनाते हैं। जब मादा एक नुस्ख के लेवल पे होता है तब मुसिल का इस्तेमाल करते हैं, और उसी पर्पज के लिए इधर से हम तनकिया मवाद मवाद के तनकिया के लिए या फिर हिमाला के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस थेरेपी को। और भी सारी थेरेपी इसमें इस्तेमाल होती है। हम लोग का कंसर्न जो आज जो मकसद है प्रेजेंटेशन का, वो हिजामा के ताल्लुक से। एक दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है कि
सीधा-सीधा इब्न सीना ने किताबों में जो लिखा है, वो साफ तौर पे इसके उसको दिखाया है कि जैसे हिजामा एक्ट्स थ्रू 2 मैकेनिज़्म, फर्स्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन और क्लीयरेंस, स्पेशली फॉर द स्किन एंड इट्स एडजेसेंट ऑर्गन एंड सेकंड ब्लड ड्रेनेज। इसी तरह किताबुल उद्दा फिल जराहत में अगर किसी उज़्व में शदीद दर्द लाहक हो जाए, तो उस पर सिंघी लगाकर अच्छी तरह चूसने से दर्द को फौरन सुकून हो जाता है। ये सुकून या तो दर्द के मादे को तहलील हो जाने से होता है, जैसे सिरिंजोलॉजी में होता है, या सुकून मादी मर्ज़ में नर्व के माध्यम से किसी तरफ खींच जाने से होता है, जैसे तहनीसा में कानों के अंदर या अंदरूनी या बैरूनी जानिब लगाने से होता है। तो ये इसका एक जी, अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक। अच्छा, अच्छा ठीक है। चूँकि मैं तेज़ी से उस पे आना चाह रहा था कि अपने क्लिनिकल रिसर्च पे आ जाऊँ मैं। सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी हैं पिछले इसमें तो मैं खैर मैं स्लो हो जाता हूँ। तो इस स्लाइड का ही मतलब सर ये था, इस स्लाइड में भी यही चीज़ बताने का मकसद ये है कि कभी भी हिजामा के एप्लीकेशन में हम जब भी क्लिनिक में हिजामा की प्रैक्टिस करते हैं या हिजामा पे आते हैं किसी भी स्टेज पे, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है कि हिजामा हम क्यों कर रहे हैं। सारी हमारी लिटरेचर जितनी भी हमारी यूनानी की किताबें हैं, जितना भी हमारा अपना लिटरेचर है, वो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताता है। हमने जितनी भी अपनी पढ़ाई के दौरान ये सर भी सारे वाकिफ़ हैं कि जब भी हिजामा का इस्तेमाल आया है, तो उसके वजह ज़रूर जैसे इसमें भी जैसे लिखते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन और क्लीयरेंस स्पेशली फॉर द स्किन एडजेसेंट ऑर्गन एंड सेकंड ब्लड ड्रेनेज। तो या तो उसके क्लीयरेंस के लिए या फिर उसके ड्रेनेज के लिए। या इमाला के लिए या फिर उसके जो है इस्तिफ़राग के लिए या उसके तनक़े मवाद के लिए। तो ये 2 चीज़ बस ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे भी जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिज़ीज़ वाइज़ या साइट वाइज़ उसको, तो भी हम लोग इसका ख़्याल करेंगे कि उसको ज़रूर ख़्याल में रखें, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। प्रैक्टिस में अक्सर क्या होता है कि पेशेंट आया किसी एक मर्ज़ का जैसे कि मान लीजिए कि वो बसुल्फम का आया स्टोमेटाइटिस का पेशेंट है, तो बहुत जल्दी ज़हन में आता नहीं है कि हमको अब करना क्या है। तो हमको लगता है चलो कुछ फुलाई दे दें लगाने के लिए या कुछ ऐसे पाउडर दे दें, हार्बिस सुद्दम दवाएँ दे दें, हार्बिस दवाएँ दे दें मुँह में या फिर मॉडर्न के ताल्लुक से अक्सर लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे मॉडर्न के कुछ क्रीम दे दें या कुछ दे दें मुँह में लगाने के लिए। लेकिन तुरंत हिजामा पे या किसी थेरेपी पे ध्यान हमारा जाता नहीं है अपनी प्रैक्टिस में। बहुत दिन से बातें भी हैं, बहुत दिन से मैं चूँकि इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत दिन से हम लोग सुन भी रहे हैं, हिजामा है और हिजामा करना चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन एग्ज़ैक्ट जो कहें कि हाँ, अगर मुझे कोई पेशेंट आ गया, भई अभी ये पेशेंट है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, हिजामा का साइट क्या होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या ख़ास करके गायनी प्रैक्टिस में कुछ चीज़ों पे तो बहुत फ़ेमस है कि जैसे मैम ने ब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा कुछ कि इसमें करना है, मेनोरेजिया में करना है। लेकिन प्रैक्टिकली किस लेवल तक रिसर्च कॉलेज के अलावा प्रैक्टिस में, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितने लोग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बहुत ही इसका कम हो जाता है। रिसर्च में हम लोग भी जब तक एमडी में थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो लगता था कि बस बहुत आसान है, अपनी क्लिनिक पे जाएँगे और बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएँगे हर पेशेंट के साथ। लेकिन अभी ओरिजिनली अगर देखें, अभी ज़मीनी सच्चाई देखें क्लिनिक की, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग 10 पेशेंट या 20 पेशेंट की ओपीडी कर रहे हैं या करते हैं, बहुत सारे लोग इत्तेफ़ाक कर रहे होंगे इस चीज़ से, तो हम लोग मुश्किल से 2-3 पेशेंट में हमारा दिमाग जाता है कि हिजामा करना चाहिए, उसमें भी हम 1 पेशेंट या 2 पेशेंट को काउंसिल कर पाते हैं। बाज़ दफ़ा आप ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आप कहेंगे कि इसमें हिजामे की ज़रूरत है, पेशेंट तैयार हो जाता है। क्योंकि नई थेरेपी है, बहुत जगह के एतबार से लोग जानते नहीं हैं, डरते हैं, कोई कटिंग से डरता है, कोई और भी चीज़ें चूँकि पता ही नहीं है क्या? तो बहुत करने के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो अगर मैं 10 पेशेंट मेरा अपना पूरा पेशेंट का जो पूरा बंच है, वो ज़्यादातर मस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन का है। सारे दर्द के केसेज़ आते हैं, सारा पेन से रिलेटेड ही ज़्यादातर फेमस हुआ है और उसी तरह के पेशेंट आते हैं। उस पर भी मुझे अगर 10 पेशेंट में दर्द का देखता हूँ, तो एटलीस्ट 5 से 7 पेशेंट को रेडी करता हूँ एग्ज़ाम फिर काउंसलिंग करके 3-4 तैयार होते हैं कि हाँ, मैं कराऊँगा। बाकी फिर आगे प्रोसेस में होते-होते फिर वो दूसरे को देखते हैं, फिर करते हैं। तो एटलीस्ट एक बात तो ये है कि आपके दिन मैं चूँकि कर रहा हूँ, एक क्लिनिकल सेटअप ही इसी पर्पज़ का बना हुआ पूरा सब कुछ है, तो लगता है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में जो लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे हैं,
तो उनके लिए तुरंत दिमाग का हिजामा पे जाना कि हिजामा करना है तो कैसे करना है, या एक मर्ज़ आ गया, फ़ीवर का है पेशेंट, तो कहाँ से हिजामा पे ध्यान जाएगा? वो तो डायरेक्ट फिर है कि अपना हम लोगों को दवाएँ देनी है, चाहे मॉडर्न के ताल्लुक से, यूनानी के ताल्लुक से देनी है, तो यूनानी के ताल्लुक से दवाएँ दे देते हैं। टेस्ट वगैरह कराया, जो भी करके रिज़ल्ट आता है, उस हिसाब से दवाएँ देते हैं। तो थेरेपी पे नहीं जा पाते हैं लोग ज़्यादातर। थेरेपी पे कब हम आते हैं? 2-3 बहुत फ़ेमस चीज़ें हैं। जॉइंट पेन जहाँ आया, तो भाई हिजामा करा लो। स्ciatica अगर करते हैं, हाँ, हिजामा करा लीजिए आप, या दूसरी फर्स्ट करा लीजिए, या मसाज कराइए। इसी तरह गायनी के कुछ केसेस में पेन एब्डोमेन है, एमेनोरिया है, खास करके डिस्मेनोरिया, इस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का केस है, हाँ भाई, इसमें करा लीजिए, बहुत फ़ायदा है। तो सिर्फ़ ये पूरा हमारा जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसके बारे में पीछे देखा, ये थ्योरी है, ये सारी चीज़ें हैं, इतनी किताबों में ज़िक्र है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम आते हैं सर, तो वो बहुत ही महदूद होके रह जाता है, 5-7 डिजीज़ पे हार्डली आजकल फ़ेमस है, और वो भी किसका इन्फ्लुएंस है उसमें, उसमें यूट्यूब का, या जो हमारी अभी जो इंटरनेट का इन्फ्लुएंस है। हम देख रहे हैं कि हाँ, बाल उगाने के लिए हिजामा का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम भी थोड़ा ट्राई कर लिए अपने क्लिनिक पे। हमने देखा कि स्किन के कोई इश्यूज़ में हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक काफ़ी कुछ है अपने पास ऑलरेडी, जिससे हम दे सकते हैं, हमको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है इस ताल्लुक से। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं सर। अब है कि अप्लाई कहाँ करना है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमको पेशेंट आ रहा है तो अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है? इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था। एक या तो डिज़ीज़ वाइज़ में हम लोग बना सकते थे कि एक डिज़ीज़ को लिया और इस डिज़ीज़ में हमको कैसे-कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो दिखा देते। दूसरा तरीका है कि साइट वाइज़ कि इस साइट पे अगर हम कर रहे हैं तो किन-किन बीमारी में फ़ायदा होगा। तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि साइट वाइज़ इसको दिखाया जाए, ताकि जो है एक बार चीज़ें याद भी हो जाती हैं साइट को देख के, और एग्ज़ैक्ट जो प्रॉपर आज के दौर की जो फ़ोटो कहें, अभी हम किसी पेशेंट के ऊपर करके दिखाते हैं तो समझ में भी आता है कि कमदवा क्या है, नुकरा क्या है, काहिल क्या है, अक्ज़ैंथ किसको कहते हैं, तो ये इसमें समझ में आ जाती है चीज़। अदरवाइज़ क्या है कि डिज़ीज़ वाइज़ में तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि कोई डिज़ीज़ हमने बीएमएस के लेवल पे, आपने ग्रेजुएशन के लेवल पढ़ी है कि इस बीमारी में हिजामा करते हैं, काहिल पे हिजामा करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, तो वो फिर चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं यूज़ हो पाती। तो मैंने कोशिश की है कि उसको उस एतबार से हम लोग देखेंगे, साइट के एतबार से। तो सही से शुरू करते हैं। ये जो पेशेंट का आपके स्क्रीन पे फ़ोटो है, ये दरअसल पेशेंट हेयर लॉस के लिए आया था। तो हम पूरा जनरलाइज़ हिजामा, हेयर लॉस में क्या है, 2 चीज़ इसमें ख़्याल रखने की है। हम अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो सर बता देंगे, मैं इसको फिर और आहिस्ता कर लूँगा, कि 2 बातें सर इम्पोर्टेंट होती हैं क्लिनिक के ताल्लुक से, या कोई भी ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, ख़ास करके हिजामा की हम बात करें तो, या तो हम लोकल इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। हिमाला और तनखिया तो एक चीज़ है, वो एक पार्ट हो गया। लेकिन जो लगाने के एतबार से हम देखते हैं, तो या तो हमको फ़ायदा लेना होता है कि लोकली हम लगाएँ, तो उसमें बहुत आसान है कि पेशेंट को जैसे हेयर लॉस के लिए करना होता है, ओवरऑल हम सर में लगाते हैं कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वहाँ पे जो वो एक तो जो तनखिया मवाद होगा, दूसरा वहाँ जो ब्लड आएगा, उसके साथ-साथ जो है फ्रेश ब्लड आएँगे, और उसका अच्छे से वहाँ पे नरिशमेंट होगा और हेयर ग्रोथ होगा। दूसरा होता है कि इसका जो रिमोट फ़ायदा हमको लेना है, रिमोट फ़ायदा इसका कैसे, कहाँ मिल रहा है, ये चीज़ें किताबों से मिलती हैं। ये हमारे लिटरेचर में है कि अगर वर्मे-कबिद हो रहा है तो कहाँ पे लगाना है, वर्मे-जिगर है तो कहाँ पे लगाना है, अगर कहीं सिहाल बढ़ गया है, तो उसमें कहाँ पे करना है। तो इसके लिए दोनों का ख़्याल करेंगे। तो इस पेशेंट हमारे पास जो आया था, ये था हेयर लॉस के लिए। तो हमने लगाया था, लेकिन कुछ साइड बहुत इम्पोर्टेंट इसका दिख रहा था, बहुत अच्छे से था, तो हमने इसका बताया है। इस साइड को हाम्मा या याफूक बोलते हैं। सर का दरमियानी हिस्सा है, जैसा कि यहाँ देखें बीच में, और ये सारे इंडिकेशंस है सर इसकी। डिलीरियम में, इरिथ्रोसिस में, वर्टिगो में, पोटिसेफाई और पस्ट्यूल सफाई, ये 4-5 डिज़ीज़ हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि डिलीरियम की जब हम बात करते हैं, तो डिलीरियम है कि एब्नॉर्मल जो बिहेवियर है मेंटली एतबार से। लेकिन हमारे क्लिनिक में लोग डिलीरियम बोल के तो पेशेंट आएगा नहीं है, इख्तिलात अक़ल बोल के ही पेशेंट नहीं आता। पेशेंट आता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ, मैं काम मुझे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के जो भी मेंटल सिम्पटम लेके पेशेंट आते हैं, या आजकल बच्चों में ख़ास करके छोटे बच्चे आते हैं, जो गार्जियन कंप्लेन करते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं है, 1 पॉइंट कंसंट्रेशन, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं लगा पाता है किसी चीज़ में, पढ़ता है तो इतना अच्छा, याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह से जो भी बाकी फिर वर्टिगो भी उसी का आ जाता है, ब्रेन से रिलेटेड कह लें, कुछ भी हो सकता है वर्टिगो में।
ज़्यादातर जो चक्कर है वो इम्तिला की वजह से आता है। दूसरा एक टाइप का चक्कर है जिसको हम लोग कहते हैं बिनाइन बीपीपीवी बोलते हैं, बिनाइन पोजिशनल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसमें कान में जो इम्तिला होने की वजह से कह लें वो चक्कर आता है। तो हर नतीजे में क्या होता है जब हम ये कपिंग यहाँ कर रहे हैं, तो फिर वही है कि हिमालय मवाद होगा या लोकली कहीं पे फ़ायदा या तो तनख्याह मवाद होगा। इम्तिला ज़्यादा हो रहा है, तो तनख्याह करेंगे और अगर दूर है वहाँ पर से और उसको सिर्फ़ हमको हिमालय से काम हो जा रहा है, तो उससे हिमालय कर रहे हैं। जैसे प्रोटेसिस ऑफ आई में प्रूराइटिस ऑफ आई में या पस्ट्यूल्स ऑफ आई में हम आँख के पास तो लगा नहीं रहे हैं इसको, लगा रहे हैं पीछे या फूक पे, सिपुट पे या पीछे, तो इसमें क्या होता है मवाद का इमाला हो जाता है, वहां से खींच के मवाद जो है पीछे की तरफ और पीछे चूंकि उसका एजुकेशन और उसकी जो ड्रेनेज अच्छी है तो वहां से ड्रेन होके वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये एक है। दूसरा जो है कमहदुआ, ये भी सर के निचले ये देख लें नुकरा से ऊपर का हिस्सा है, लगभग इसकी भी ब्रेन से रिलेटेड सारे इसमें सिम्टम में ये हम लोग करते हैं, इसका भी इंडिकेशन लगभग सेम है जैसा हम इसमें देख रहे हैं। तो ये दो सेम बीमारी में हम लोग इसमें कर सकते हैं, एक तरह का है। तीसरा है नुकरा या गर्दन के 4 उंगली ऊपर कहते हैं, नेप ऑफ द नेक है। इसमें देखिए ओटेल्जिया है, फैटिड है, मेलाज्मा है, फ्रेकल्स है, निजिया है, कंजक्टिवाइटिस है, ब्लेफाइटिस है और हेवीनेस ऑफ हेड एंड आईलिड। तो इसमें देखें 2 चीज़ कहें खास करके, अब जैसे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, कि अभी तो ये एक डिजीज वाइज आपने देखा इसमें। अब प्रैक्टिकली ये बातें हैं कि जब भी फेस के रिलेटेड कोई चीज आती है, फेस से रिलेटेड कोई कंप्लेन लेके आता है, खास करके स्किन के रिलेटेड, मैंने इसका इफेक्ट जो मिलाज्मा में बहुत अच्छा देखा है, खास करके फीमेल के केस में। उसको कुछ ऑब्वियसली दवाएं देते हैं, मेडिसिन भी साथ में चलती है और साथ में थेरेपी के तौर पे अगर आप इसमें लगाना भी आसान है, कोई जरूरी नहीं है कि फीमेल ही यहाँ पे लगाने के लिए मेल आपका स्टाफ भी लगा लेगा, फीमेल स्टाफ अगर फीमेल है तो, अगर वो कंसेंट देती है तो, और या फिर फीमेल स्टाफ से कोई इशू है तो बहुत आसान इजी मतलब है लगाना है इसको यहाँ पे। और फेस से रिलेटेड जितने भी केसेस आपके पास आ रहे हैं, फेस पर भी हिजामा लोकली फायदे के लिए करते हैं, खास करके इसमें हम लोग जो भी जिसको बोलते हैं कि फेस का कोई भी प्रॉब्लम है, कल यंग एज में हो जाए या फिर आपका मिलाजमा है, बस है, नम्स है, तो इस सारे केसेस में फेस के केस में फेस का जो भी डिजीज है। दूसरा कंजक्टिवाइटिस ब्लेफाइटिस इस वजह से कि इसमें इमाला हो जाएगा, सब में इंतिला हो रहा है। और बखरुल फम में, हेलिटोसिस में, फेटिड में बैड स्मेल जो रहता है मुंह का उसमें भी इसमें, और ओटेल्जिया कान के लिए खास करके स्पेशली आता है पेशेंट कि मुझे कान में बहुत ज्यादा दर्द है। और जनरल प्रैक्टिस क्या है कान के दर्द में कि आप यूनानी के ताल्लुक से उसको दें दवाएं या मॉडर्न के ताल्लुक से दें, उसमें दवाएं देनी है। लेकिन जब हम एट ए टाइम उसके साथ, वो अक्सर होता क्या है कि या तो वहाँ पे उसका फ्लूइड अक्सर होता है, कान बहने के केस लेके आते हैं पेन के साथ कि कान बह रहा है प्रैक्टिकली, अगर जो क्लिनिक पे जो लोग कंप्लेन करते हैं उसमें आप लगा के देखें यहाँ पे, इसमें बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छा फायदा होता है पेशेंट का। जो बहना है बहुत जल्दी रुक जाता है पेशेंट का, एक दो आप सिटिंग करेंगे तो एंटीबायोटिक देने से और वो सारे चीज से अक्सर जो लोग का रहता है, चूंकि वो सारी ट्रीटमेंट वो लेके आए होते हैं और ये एक बहुत क्रोनिक केस है, सीएसओएम भी बोलते हैं इसको, इसीलिए क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है अक्सर लोगों को। उस केस में भी ओटेल्जिया होता है, क्योंकि हमने सिर्फ दर्द का सिम्टम रखा है, लेकिन वजह बहुत सारी हो जाती है उसमें। लेकिन आराम इसी में जब आप करेंगे इस पे तो आराम, तो इसीलिए अब इस तरह के जो केसेस आते हैं जब भी, तो ध्यान जाना चाहिए कि हाँ, हम इसमें भी हिजामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको, ये जो साइट है इसको हम लोग बोलते हैं अखदैन, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक होता है दोनों तरफ। इसमें ये सारे जितने भी फेस से रिलेटेड, मतलब डिजीज ऑफ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, डिजीज ऑफ फेस है, टूथ है, ईयर है, आईज है, थ्रोट है, नोज है, ट्रीमर ऑफ द हेड, हेडेक, माइग्रेन, कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस, डिप्थेरिया, जिंजीवाइटिस, टूथेक। तो इसमें एक जो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें सर, ये है ट्रीमर ऑफ द हेड के लिए मैंने, जबकि उस पेशेंट को सेनाइल ट्रीमर था। बहुत सारे केसेस आए हैं लेकिन एक बहुत अभी हाल में ये केस आया था सेनाइल ट्रीमर का। हाँ, ऑब्वियसली फिनाइल ट्रिमर के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो मर्ज जो मिजाज के एतबार से जो है याबिस होता है, क्योंकि फिनाइल गर्मी आ जाता है तो यबूसत की तरफ इशारा करता है। दूसरा है कि उसमें हम डायरेक्ट हिजामा तो नहीं करते हैं, उसमें पहले जैसे कुछ मगजियात वगैरह दे के उसकी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो उसका कुछ दिन। अब जैसे अगर केस की बात करें तो जो फिनाइल ट्रिमर का केस था, सर हमेशा हिलाता रहता था पेशेंट, हर वक्त उसके सर में एक ट्रिमर
है, वो बात भी कर रहा है तो सर हिलाते हुए बात कर रहा है, उठा भी है तो सर भी हिल रहा है, थोड़ा-थोड़ा हाथ में भी शिवरिंग है। तो उस केस में हमने पहले जो है उसको जो है वो कुछ दिन मर्ज़ियात वग़ैरह दिया है और उसके बाद लगभग हमको लगता है कि 20 से 22 दिन के बाद पेशेंट को मैंने बहुत समझाया था, इसके रिलेशन में दिखाया था कुछ-कुछ वीडियोज़, तो उसको बहुत लगा कि नहीं मुझे कराना है। पढ़े-लिखे समझदार भी होते हैं उस एज में लोग जाके। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जल्दी से डॉक्टर साहब ये कर दीजिए। तो उनको किया है 3 से 4 सीटिंग के अंदर वो ट्रिमर हम मतलब जो कम हुआ और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ ट्रिमर खत्म तो नहीं हुआ उनका, लेकिन ये जो अनकम्फर्टनेस था उनका अपना, कि सर हिलाने की वजह से बात करने में उनको दिक्कत आती थी या किसी को वो बैठे हैं तो एक अपने आप में उनको लगता था कि बॉडी सर चूँकि हिलता है, तो सर हिलेगा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, तो उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट उनको, बहुत अच्छा रिज़ल्ट और उसके बाद उन्होंने फिर कराया कंटिन्यू 3 सीटिंग हुआ है, मुझे लगता है अभी और आगे पेशेंट आएगा भी वो, तो अभी आगे की फिर वो जैसा रहेगा तो लेकिन अभी तक मैं उसको 50% वो कहते हैं मुझे एकदम रिलैक्स है मैं बात करता हूँ, सर हिल भी रहा है तो मुझे कम हिल रहा है पहले से लेकिन वो जो अनकम्फर्टनेस था, वो उसमें बहुत आराम आ गया। फिर इसी तरह माइग्रेन में आप देखें कि दवा खा-खा के लोग परेशान हैं लेकिन इसका अगर लंबा क्रोनिक जाता है माइग्रेन का केस अक्सर, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें लगाने में, तो हेडेक में भी आप देखें हेडेक में फ़ायदा होता है अच्छा। तो ये बाकी तो ये सारी हैं इंडिकेशंस लेकिन 2-3 चीज़ जो मेरे नज़र से जो गुज़री या मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो आई है, तो ट्रिमर के लिए मैंने इसमें यूज़ किया और मैंने नेक पेन के लिए भी यहाँ पे फिर नेक पेन की जब आएँगे तो अब किसी को सवाल हो सकता है कि यहाँ नेक पेन पे क्यों नहीं लिखा आपने, नेक पेन पे भी तो लगाते हैं। तो जब भी दर्द की बात आएगी सर लोकली मैंने पहले भी कहा जब लोकली कोई फ़ायदा उठाना है तो थोड़ा-सा वहाँ पे चीज़ें फिर वो लोकली लग जाता है। अब शोल्डर किसी नेक पे अगर गर्दन में किसी का दर्द है, तो ऑब्वियसली हम करेंगे हिजामा उसको गर्दन में। शोल्डर में पेन है तो शोल्डर तो लेकिन वो लोकल यूज़ के लिए है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि रिमोट यूज़ उसका क्या है जो क्लासिकल टेक्स्ट हमें बताता है। इसी तरह जैसे मैं बात कर रहा था ग्लोसाइटिस की या स्टोमेटाइटिस की, तो ये सारा जो सिम्पटम है ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, फेटिग ब्रीथ, हैलिटोसिस, टॉन्सिलाइटिस, पस्ट्यूल्स ऑफ माउथ, इसमें अक्सर जो हमारे पास केसेस आते हैं, कॉमनली तौर पे तो खैर स्टोमेटाइटिस का आता है, आपके क्लिनिक पे भी आते होंगे। तो इस केस में कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे आप कर सकते हैं, चिन के ऊपर, तो ये ठोड़ी के नीचे इसको कम से कम 2 से 3 सीटिंग आप करेंगे स्टोमेटाइटिस में बहुत सीवियर आराम आ जाता है, बहुत अच्छा आराम आता है। और ख़ास करके एक बार मैंने कुछ केसेस ऐसे हैं कि आपने एक चीज़ के लिए एक दाना था उसके मुँह में ब्लिस्टर जैसा जो रहता है वो फूटा और उसके बाद उसको आपने दवा भी चलाई लेकिन फिर वो थोड़े दिन के बाद आ गया, दूसरा ब्लिस्टर हो गया। लोग कहते हैं पेट की गर्मी से है, जो भी उसकी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें पेशेंट को जो है कुछ ऑब्वियसली दवाएँ देनी हैं कुछ दवाएँ दीजिए और लेकिन साथ में अगर ये करेंगे, तो आपको खुद फ़र्क दिखेगा कि पहले जो पेशेंट का और उसका जो असर था और अब उसमें क्या फ़र्क आया पेशेंट में। ये बहुत एक अच्छा साइट है। ये भी एक छूटा हुआ है, प्रैक्टिस में लोग इस्तेमाल नहीं करते इसको। ये बहुत एक ये जो कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है काहिल, अपर बैक दोनों कंधों के दरमियान, इसको सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी में कपिंग के एतबार से माना जाता है सर कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है इसको हम लोग आगे एक बार और आगे डिस्कस कर लेंगे, एक स्लाइड मैंने रखी है इसके लिए। बाकी जो इसके जितने भी खास करके थोरेसिक डिजीज़ जितने भी हैं, कफ हो, हेमोप्टाइसिस हो, सोर थ्रोट हो, ब्रोंकियल एस्मा है, कंजेशन है और शोल्डर पेन है, इस सब के लिए इसमें करते हैं। जनरली कोई पेशेंट आता है जब इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी आता है, तो सबसे पहला जो हम लोग कप लगाते हैं, वो यही काहिल होता है कि वहाँ पे करने से सबसे ज़्यादा रिलैक्स पेशेंट महसूस करता है। सर पे भी लगाने से आराम होता है उसको, लेकिन अभी किसी को बाल उसको क्लीन कराना होगा या और प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये साइट ऐसा है, ज़्यादातर यहाँ पे बाल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, पेशेंट को सिंपली क्लीन करके और उसके बाद हिजामा करना आसान भी रहता है, पेशेंट को दर्द कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और ख़ास करके खफ़कान में यहाँ पे इसमें बहुत फ़ायदा है। पेशेंट खफ़कान के केस में आता है, पाल्पिटेशन का तो आप ये करिए उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। फिर ये मनकबैन या कप्तान ये फिर बात ये शोल्डर पेन में तो इसमें यूज़ करते ही हैं, लेकिन टर्शियन फ़ीवर है, जैसे मैंने कहा औजाउल की हाल है, औजाउल कबीद, हर्रा और दीगर अमराज़ कबीद में ये बहुत अच्छा है इसका पाल्पिटेशन ड्यू टू कंजेशन ऑफ हार्ट अच्छा पाल्पिटेशन ड्यू टू कंजेशन हार्ट में ये यहाँ पे करें तो हम लोग करते क्या इस दोनों के बीच में एक लगाते थे और 3 एक बहुत कॉमन बन गया है, एक जिसको हम कह रहे हैं स्टार शेप्ड होता है, एक इस दोनों के बीच में लगाते हैं और 2 जो है काहिल पे लगाते हैं अक्सर, ये तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ज़्यादातर जो भी हमारे पास
प्रोफाइलेक्सिस के लिए आता है तो पहला यही 3 कप लगाते हैं उसको। तो ये एक बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट है, बाकी आप देख लें इंडिकेशन इसमें भी सारी हैं। एक है नागिस, ये देख लें पेशेंट जहाँ दोनों हाथों को पहुंचाने की वजह से जहाँ दायां बायां मिल जाता है वो ये साइट है इसका। और इसमें भी हेपेल्जिया ड्यू टू हीट या जल कभी धारण की वजह से होने वाली इस बीमारी में इसका इंडिकेशन, इसका फायदा है। फिर नीचे का पार्ट का जैसे अब आते हैं, कमर से जब नीचे आते हैं, इस एरिया में आते हैं, फुट या लंबर रीजन में आते हैं, तो फिर देखेंगे कि नीचे की डिजीज जितनी है, जैसे गाउट है, हेमोराइड है, फलेरिया है, बॉयल्स ऑफ थाई है, पेप्यूल्स ऑफ थाई है, प्लोराइटिस ऑफ थाई है, प्लोराइटिस ऑफ बैक है। तो ये स्किन ही बॉयल्स से लेके आप चारों नीचे की डिजीज है, ये स्किन डिसऑर्डर ले लीजिए, किसी भी तरह का हो रहा है कहीं भी, इम्फेसिमा ऑफ द ब्लैडर, ये फिर ब्लैडर और यूटेरस से रिलेटेड। तो नीचे की यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो जब भी नीचे की डिजीज रहेगी इसमें, स्पेशली ये देख लें गाउट में खास करके, एक यहाँ पे एक जो है वो नीचे लेटरल मेडियल मेल्यूलस पे लगाया जाता है, वो भी आगे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस आते हैं अक्सर हमारे पास, तो कपिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कहाँ पे हम करेंगे तो ज्यादा, क्योंकि गाउट में तो सिस्टमिक होता है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया और सारी चीजें आ गई, अब एग्जैक्ट कहीं पे कहाँ पे करना है तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बवासीर के लिए भी इम्पोर्टेंट ये है, और नीचे भी इसका दूसरा स्लाइड देखेंगे तो ये खास करके इसमें फिर में रहम में, ऑफराइटिस में प्रोडाइटिस यूटराई, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ यूटेरस, हेमेचूरिया, बर्निंग मैच्योरेशन, हीट ऑफ द किडनी, हेमेरॉइड, प्रोक्टाइटिस। हेमोराइड में चूंकि पेशेंट को लंबा हम लोगों को करना पड़ता है, तो इसमें प्रैक्टिकली ये रहता है कि ये पूरे साइट पे कभी हम लोग पीछे चलें तो इस पे शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पहली बार में कप लगाया, दूसरे सीटिंग में पेशेंट आया तो इधर लगा दिया, तीसरे में आया तो कॉक्सिस से लगा दिया। तो इस तरीके से 3 4 5 सीटिंग करते हैं। तो जो, और फिर मेडिसिन ऑब्वियसली चल रही होगी या जो भी मेडिसिन आप देते हैं, तो जो मस्से का जो सिकुड़ने का रेट है वो कपिंग के साथ अगर आप करेंगे तो बहुत तेजी से बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा उसके अंदर जो वो सिकुड़ता है और बहुत जल्दी आराम आता है पेशेंट को। बर्निंग मिक्सचरेशन में ट्राई करना चाहिए, बर्निंग मिक्सचरेशन में दवाएं देते हैं, सब कुछ देते हैं, पेशेंट यूटीआई बोल के आता है और भी दूसरी चीजें हैं जिसमें बर्निंग मिक्सचरेशन का केस है, तो आप इसमें ये साइट स्पेशली है इसके लिए, आप लगा के देखिए, इसमें बहुत फायदा होता है पेशेंट को, और अक्सर मैं बर्निंग मिक्सचरेशन के केस में ये लगाता हूँ पेशेंट को। फिर इसी तरह मैंने कहा तीसरा जो हम लोग करते हैं, थर्ड सिटिंग अगर करेंगे, पहला दूसरा सिटिंग किए, थर्ड सिटिंग करना है हेमोराइड में, तो आप तीसरा यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से चूंकि है, तो ये जितना नीचे के एरिया में जब भी आप करेंगे तो इन सारी मतलब जो चीज है उसमें फायदा होगा आपको, इन सारी डिजीज में। फिर एनएल हेमरेज है, प्राइटिस है, प्राइटिस वल्वा है, ऑफेंसिव स्मेल वेजाइना, हेमेचूरिया, बर्निंग मिक्सचरेशन और हीट ऑफ किडनी। तो ये सारी देखें लगभग जो इंडिकेशन है मिलते जुलते हैं। तो ये साइट बदल रही है, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे बवासीर के लिए 3 4 किताबों में इस असस पे लगाने के लिए आता है, तो इस वजह से इसको ऊपर रखा है। बाकी ये सारे सिम्टम अलग अलग, उसमें अलग अलग एतबार से इंडिकेशन है, सबको एक साथ जमा किया है, तो उसमें आप वो इस वजह से है। फिर अब थाइस के लेवल पे आते हैं तो दो हो जाता है, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ थाई और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो दोनों कंडीशन में चाहे वो डॉर्सल में लगाएं और वेंट्रल में लगाएं, तो ये इंडिकेशन लगभग सेम होती हैं, ऑर्काइटिस में, मेट्राइटिस में। और मकसद यही है, जहां भी देखेंगे आप इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वही इम्तलाय मवाद और तमकिया मवाद के लिए करते हैं। यूटेराइन हेमरेज में, यूटेराइन हेमरेज हो रहा है तो हमको इमाला करना है, तो हम इस तरह के हिमालय मवाद करने के लिए कर सकते हैं, उसको डाइवर्जन करने के लिए। इन्फेक्टिव अल्सर ऑफ शैंक में, वेरिकोज अल्सर में बस ये ख्याल रखना है कि कभी भी अल्सर के आस पास में करना है, वेरिकोज वेन अगर है तो उसके ऊपर नहीं करना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले भी इसमें लेक्चर्स में आई है, फिर से एक बार एक स्लाइड उसका दिखा देंगे, लेकिन उससे एग्जैक्ट अल्सर के आस पास में करना होता है, उसके ऊपर, या खास करके वेरिकोज वेन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेन के ऊपर कर दें, तो वो नहीं, मुनासिब नहीं होता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमोरेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये यहाँ पे लिखा नहीं कि कहाँ की ब्लड वेसल्स का हेमोरेज है, लेकिन ये हेमोरेज अपने आप बताएं कि कहाँ ब्लड वेसल्स हेमोरेज हो सकता है। तो क्या है कि जैसे नक्सील फूटना कहते हैं नॉर्मली तौर पे, या इसी तरह आपके इस केस में पाइल्स के केस में हो सकता है ना, या मेंस्ट्रुअल ब्लड, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड हो सकता है, ये सारा हेमोरेज ऑफ ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है।
अदर देन जो है वो ट्रॉमा की वजह से ना हो, उस ये वजह नहीं, सिर्फ ट्रॉमा या किसी और कह सकते हैं पैथोलॉजी के अलावा अ, अगर हेमोरेज होता है तो उसमें भी चूंकि ऊपर से हो रहा है तो हम नीचे की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं या नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ऑब्वियसली वो हिमालय होने की वजह से वो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। फिर इसी तरह वेंट्रल स्पेक्ट, जैसे मैंने कहा थाई में वेंट्रल स्पेक्ट की तरफ अगर हम कपिंग करते हैं तो उसमें ये सारा इसका हेमोराइड में, फिशरेनो में और काइटिस में, मेटाइटिस में, यूट्राइन हेमोरेज में, इन्फेक्टिव अल्सर ऑफ शैंक में और हेमोरेज ऑफ निबल, इसमें भी फायदा होता है। ऑब्वियसली अब आगे लगाएं या पीछे लगाएं, है तो कि नीचे की तरफ आप खींच रहे हैं, तो इस सब में और बाकी ज्यादातर हिमालय का काम है इसमें, हर किसी में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है। अब ये आ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोकल यूज है, जैसे नी के ऊपर अगर आप लगाते हैं, अर्थराइटिस के केस में स्वेलिंग ऑफ नी है, थ्रोम्बिंग नी है, ये देखेंगे जहां भी लगा है ये किसी बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं लगा हुआ है, ये जो है वो सारे जहाँ पे मसल्स है उस पे लगाना है, बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं लगाना है, इसका ख्याल करना है। तो इसमें यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये सारी इनकी इंडिकेशन है। फिर काफ मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ मसल्स में लगाना साफाइन बूट स्टैंक बोलते हैं। डिप्थेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, एंजाइना, फिर हर्पीज है, क्रोनिक अर्थराइटिस अपनी है, क्रोनिक सिस्टैल्जिया है, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, मेनोरिया है। तो ये जो एंजाइना के केस में मैंने अभी तक कोई केस, चूंकि मौका मिला नहीं, ये एक बहुत बार बार मैंने जब भी ये आता है मौका तो देखता हूँ, लेकिन कभी तक कोई पेशेंट अभी तक तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर एंजाइना के केस में या कार्डियक किसी भी केस में पेशेंट तुरंत जो है ब्लड थिनर पे आ जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको फिर तो हम लोग कपिंग या वेट कपिंग तो कर नहीं सकते। तो इससे कभी अगर वैसा मिलेगा तो इसको देखेंगे, कंफर्म करके हम लोग आगे फिर इसको देखा जाएगा, या आपकी नज़र में कभी वैसा आता है तो इसको देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में तो देख ही सकते हैं, अगर चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट बता रहा है पेशेंट और चेंजेस नहीं आए हैं, ऐसे डिप्रेशन नहीं है उस टाइम तक, पेशेंट जो है सिंपली चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन से है, तो वो लगा के देख सकते हैं। तो ऊपर भी था, शैंक पे भी, और ये एक्लिस टेंडन पे भी लगाते हैं, दोनों में ये इंडिकेशन है। फिर डिप्थेरिया है, हर्पीज है, क्रोनिक अर्थराइटिस ऑफ नी है, क्रोनिक सिस्टेल्जिया, क्रोनिक मेटाइटिस, एमेनोरिया है, तो इस पे यहाँ लगाने से फायदा होता है। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल मेल्यूरस से बहुत ही मतलब अलग टाइप का, एक तो सियाटिका में करना, गाउट में मैंने कहा कि ऊपर लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं, और तीसरा एमेनोरिया में। एमेनोरिया में जो थम्स में ये वाला बहुत ही मैडम ने भी उस दिन बताया था, बहुत अच्छा उसका ये था, और ये वाकई बहुत अच्छा रोल है, अगर आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पे लगा के देखें एमेनोरिया केस में तो अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और लोअर एब्डोमेन में भी साथ में लगाया जाता है उसमें, बाकी इसमें दिखा देते हैं। फिर बिलो द ब्रेस्ट कसरत तम्स के लिए, मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया के लिए जो जेरेपिस्तान लगाते हैं। फिर रिस्ट जॉइंट पे हिक्का है, जरेबे मुजमिन दम्बी, शिकाफिलियर, फिशर इन हैंड अगर हो तो इसके लिए तीन। फिर इस तरह वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे देखें तो तीनों, जैसे चूंकि साइड बहुत दूर नहीं है, रिस्ट जॉइंट और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म आस पास में है, लगभग उसका सारा जो इंडिकेशन है लगभग सेम है। इसी तरह एबव द एनस जो लगाते हैं, एबव द एनस में 5 इंडिकेशंस, प्रोक्टाइटिस, हेमोराइड, लोकल फायदे के लिए ज्यादातर, प्रोराइटिस एनाई, इंटेस्टाइनल कोलिक और एमेनोरिया के लिए ये आपको एबव द एनस लगाना होता है। फिर एब्डोमेन में जैसे देखें, ऑन एब्डोमेन पे एक्नी, पेपुल्स ऑफ थाई, हेमोराइड, एम्फाइसेमा ऑफ द यूवी ब्लैडर एंड यूटेरस, गाउट और फैलेरिया में भी इसके इंडिकेशंस हैं। फिर अम्बलाइकस के ऊपर, नाक के ऊपर कब लगाते हैं, कोलाइटिस में। इसमें पुलंजेरी का जैसे शुरू में ही जिक्र हुआ था कि कानून में ये बात लिखी है कि कोलाइटिस के केस में अगर आप एबव द एम्बलाइकस करते हैं तो इमाला मवाद होता है और जबरदस्त फायदा होता है, तो ये कोलाइटिस में लगा के देखना चाहिए, देखना। फिर गैस्ट्रेल्जिया है, पेन एब्डोमेन में देखते हैं, और मेट्रेल्जिया में भी आपको अम्बलाइकस के ऊपर लगाने में, किसी तीनों पेन के कंडीशन में आपको फायदा होता है। फिर सियाटिका और हिमोराइड में सुरीन और रानो के दरमाबैन, सुरीन और रानो के माबैन जो दोनों में लगाने में सियाटिका और हेमोराइड के इसमें फायदा होता है। सियाटिका में एक चीज और है कि कुछ डिजीज, अब जो कि इसमें एक जनरलाइज थी, तो अब मैं अपने ताल्लुक से कुछ जो मेरे पास जो खास खास बीमारी के या कुछ खास डिजीज के हैं, जैसे सियाटिका के पेशेंट आते हैं
तो उसमें हम लोगों को एक तो पहले सबसे पहले कोई भी एक एक यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस अपना कि मेरे पास sciatica के पेशेंट लगभग 3 से 4 दिन में 1 पेशेंट आ जाते हैं, कभी-कभी 2 पेशेंट। तो अक्सर जो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन लेके आते हैं, जैसे किसी के सहारे उतरे वो बहुत ज़्यादा पेन है। एक तो है कि सर मुझे दर्द हो रहा है, मेरा पाँव खींचने लगा है, मुझे नमनेस महसूस होती है। तो एक नॉर्मल आके बताए। एक पेशेंट आता है कभी 3, 4, 5 दिन में एक पेशेंट ऐसा आता है sciatica का, जिसको बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, जो अपने से चल भी नहीं पाता है। तो लगभग उस सारे पेशेंट में जो उतने सीवियर पेन के साथ आते हैं, तो मैंने ये प्रैक्टिकल डॉक्टर हामिद सर ने मतलब नियम में किया था, करवाते थे और उसी को मैंने अपने क्लिनिक पे इसको कंटिन्यू किया है और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो जब पेशेंट आते हैं, तो उस वक़्त जो सीवियर पेन की वजह होती है कि ज़बरदस्त उसके अंदर जो है, वो इम्तिला हो रहा होता है, बहुत सीवियर तरीके से। उसमें हम लोग को क्या करना है, 2 ऑप्शंस हैं, अगर उसको दिख रहा है कि बहुत अच्छी वेन्स उसकी दिख रही है पाँव की, तो लेटरल साइड में कहीं से भी आप उसको फर्स्ट कर दें या फिर वेट कपिंग हिजामा कर दें। दोनों कंडीशन में जो रिज़ल्ट है वो ट्रिमेंडस है। पेशेंट आया तो स्टाफ समझ जाता है देख के हमारे यहाँ वो दिन से कर रहा है लोग ट्रेंड है कि हाँ, अब उसको क्या करना है पूछते हैं सर दोनों में क्या है? तो मैंने कहा चलो वेट कपिंग कर दो या फर्स्ट कर दो। दोनों कंडीशन में नतीजा ये रहता है कि पेशेंट अगर 2 आदमी के साथ आया है, वो फर्स्ट करते ही विदिन 2 से 3 मिनट सिर्फ फर्स्ट किया या हिजामा किया। जैसे ब्लड क्लॉट हुआ 5 मिनट बाद मैं कहता हूँ आप चल के देखिए अपने से। वो कहता है दर्द है चलेंगे? कहता हूँ चल के देखो। तो वो चलता है तो सर एकदम मतलब फ्रीली चल रहा होता है वो। उसको खुद एकदम ताज्जुब लगता है, वो कभी दौड़ के चलता है, कभी ऐसे चलता है, उठ के बैठ के देखता है कि मेरा दर्द गया कहाँ? तो ये एक ऐसा मतलब बहुत ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा होता है और ये ऐसा नहीं है, अभी तक में मुझे लगता है अगर 50 पेशेंट sciatica के हैं तो लगभग 10 से 15 पेशेंट ऐसे होते हैं और 1-2 पेशेंट ही मुझे याद है कि नहीं जिसको फ़ायदा हुआ हो फौरी तौर पे। बाकी फिर मुझे चलना और वो सारी दवाएँ चलनी और फर्दर वेट कपिंग और मसाज और वो जो उसका जो चूँकि आपने जो भी किया, वो उस वक़्त में लोकली तौर पे आपके मवाद को उसने उसने तनख्याह मवाद आपने कर दिया, लेकिन सबब का इज़ाला नहीं किया है। तो सबब के इज़ाला के लिए जो दवाएँ चल रही हैं, वो फिर चलनी होती हैं, जो प्रोसेस है या कपिंग और इसमें जो कपिंग करना होता है, जो हिजामा इसमें करते हैं, ड्राई कपिंग करते हैं थ्रू आउट द जो उसका पेन का साइट है, उसके साइड-साइड में, एग्ज़ैक्ट पेन साइट पे नहीं करते, लेकिन उसके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे ऊपर से नीचे तक वो कपिंग करते हैं, ऊपर बैक पे भी लगाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है। एक चीज़ मैंने कही थी कि काहिल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये अपने एनाटॉमी की वजह से, जो इसकी जो बनावट है, इसमें देखें वो जो काहिल का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इंटरस्कैपुलर रीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन एडिपोज प्रेज़ेंस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, सिम्पैथिक गैंग्लिया होता है, थोरेसिक डक्ट है, ब्लड सप्लाई कुछ ऐसी होती है, कनेक्टिव टिश्यू लाइन्स हैं। तो ये देख लें कि यहाँ पे सारा कुछ ये वर्टिब्रल आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, स्प्लिट गैंग्लियन है, ठीक है? तो ये जो इसका इम्पोर्टेंस बन जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लीनिंग के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। तो जो ब्राउन एडिपोसिस से लार्ज मैं जो डिटेल मतलब पढ़ने की ये नहीं जा रहा हूँ इसमें क्योंकि और वक़्त भी कम है। तो ये उसका कुछ अपनी एनाटॉमी है जिसकी वजह से अगर हम वहाँ करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ का ड्रेनेज होता है जो पेशेंट को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और भी काफ़ी उसको जस्टिफ़ाई किया गया है कि तीनों सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या-क्या इम्पोर्टेंट है उसका वहाँ पे। सिर्फ अल-कानून में द इंट्रास्कैपुलर रीजन ऑफ हिजामा हैज़ बीन रिकमेंडेड स्पेशली फॉर ट्रीटिंग कार्डियक डिसरिथमिया और खफकान। तो खफकान मैंने कहा कि वहाँ पे करने का वाक़ई फ़ायदा भी है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं इनका, जो पहले भी आ चुका है फिर से एक बार कि 2 साल से नीचे 60 साल से ऊपर लेकिन 60 साल से ऊपर अगर वो है पेशेंट की फ़िज़िक वैसी है तो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, एक तो ये मोर देन और ये रहना इस तरह से आफ्टर बोथ हैविंग ठीक पेशेंट है बाथ के बाद ये यूनानी का अपना कॉन्सेप्ट है कि ठीक ब्लड के अलावा अगर बात करने से चूंकि उसमें ब्लड में जो है थिननेस आ जाता है इस वजह से आफ्टर इंटरकोर्स हैवी वर्क बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं लगाना है साइड प्रोन टू क्रैम्प होते हैं इन्फ्लामेशन इन्फ्लेम्ड स्किन पे वेरिकोज वेन पे मच हेयर ग्रोथ और लिम्फ नोड पे नहीं लगाना हाई फीवर जब हो उस टाइम में नहीं लगाना प्रेगनेंसी के दौरान लोअर एब्डोमेन और बैक पे नहीं करते हैं या हेमरेजिक डिजीज है या कोई आदमी ब्लड थिनर पे है ऑलरेडी तो उसको नहीं करते हैं जहाँ तक एक्सेप्टेंस देखें तो वाकई हिजामा इस टाइम में अगर बड़े लेवल पे आउट ऑफ इंडिया देखें इंडिया में देखें तो लोगों ने
भले ही दूसरे सिस्टम के तहत वो अपने यूनानी को लेकर नहीं कर रहे, वो चाइनीज का पार्ट समझ के करें, जो भी करें, लेकिन हिजामा का एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर है। तो बताने में हमको काउंसलिंग जो करना होता है पेशेंट को कि ये कोई नई थेरेपी नहीं है, इसका ऐसा-ऐसा है, इतने-इतने लोग कराते हैं। तो अब ये सारी इन सारे फिगर से ज़रूर मदद मिलती है पेशेंट को मोटिवेट करने में कि वो थेरेपी की तरफ, खास करके हिजामा की तरफ मोटिवेट हो। एक लास्ट स्लाइड है कि क्या ओपिनियन और टू डू लिस्ट है। मेरी कुछ चीज़ें हैं जो आज जो मैंने शुरू में कहा कि हिजामा इतना है तो पढ़ने के ताल्लुक से या जितना आपने अभी तक हमने देखा कि इतना-इतना इंडिकेशंस है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो है हिजामा का जो रोल अपनी क्लिनिक पे है, उस तरह का नहीं आ पा रहा है या ये नॉट ओनली हिजामा, सारे थेरेपी को ले लें, अब एक जनरलाइज़ बात कभी करेंगे, तो सारी थेरेपी को चाहे वो फ़र्स्ट हो, चाहे वो अ, दूसरी थेरेपीज़ हों, तो उनको भी हम उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? मेरे ख़्याल में 2-3 चीज़ें हैं, जिसको मैं आपके सामने रखूँगा ताकि इसको सब लोग मिलके दूर करें। एक तो ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ है कि जो हमारा जो खुद अपना सिस्टम है यूनानी का, उसके प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम हैं। अ, बहुत जैसे मेरे पूरे इलाके में अकेला हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कॉलेजेस हैं तो वहाँ ज़्यादा लोग हैं, मतलब लेकिन जनरलाइज़ जो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से देखें, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वो हमारे लिहाज़ से कम हैं, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसकी, ना लोगों को एजुकेशन है कि है यूनानी को समझाना पड़ जाता था कि क्या है, नहीं है। आज से यहाँ आने से पहले अपने इलाके में, क्योंकि मैं झारखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं काम भी कर रहा हूँ। तो शुरू-शुरू में लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता था। कहते अच्छा आयुर्वेदिक, अच्छा क्या फार्मेसी या हमदर्द के नाम से लोग ज़्यादातर जानते थे। अच्छा हमदर्द का जिसका वो रुअफ़ज़ा आता है, उस तरीके का कुछ। तो शुरू में लोगों को बताना और एक ऐसा एरिया जहाँ नहीं दूर-दूर तक यूनानी का कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें लोगों को सिस्टम को समझाने में बहुत परेशानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग पूरी तरह से उतना ज़्यादा अवेयर और ये अवेयरनेस फैलाने की ये हमारा अपना जो समझिए कि अब एज़ अ डॉक्टर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वो अवेयरनेस लोगों को फैलाएँ कैसे? अपने प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं और जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं ऑब्वियसली मैं सबको कहता हूँ कि जैसे किसी पार्टी का प्रवक्ता होता है, तो मैं जो है अपने सिस्टम का प्रवक्ता हूँ। जब भी लोग मुझसे कोई भी बात करते हैं, मैं कहीं न कहीं यूनानी पे लेके आता हूँ उनको। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं, "हकीम साहब हर वक़्त तुम वहीं ले आते हो।" लेकिन ये ज़रूरत है कि आम लोग को ना बोलते-बोलते ही एक्सेप्टेंस आता है। अपनी बात, अपनी जो भी जैसे कुछ लोगों से सुना या किसी का कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना अपने सर्किल में, लोगों में, पब्लिक में, तो इससे क्या है कि एक्सेप्टेंस लोगों का बढ़ेगा, वो किसी और से बताते हैं, इससे एक चेन भी क्रिएट होता है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अभी ये इंटीग्रेशन इंटू मेनस्ट्रीम हेल्थ केयर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चेंजेस, इसका सर मैंने इस पॉइंट को इसलिए रखा है, मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है। 3 साल अभी से 1 साल पहले जब तक जो है मैं नेशनल आयुष मिशन से नहीं जुड़ा हुआ था, एनएचएम में काम कर रहा था, तो वो मतलब एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर यहाँ नहीं था। जब से झारखंड सरकार ने लगभग 3 साल पहले ये एनएचएम के थ्रू आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कॉन्सेप्ट लाया और डॉक्टर उसमें जुड़े, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा और इतना ज़्यादा लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस और लोगों के अंदर वो बात फैली कि वो हम लोग उतने उतने दिन से हम 3 साल से कर रहे थे, उतना तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जैसे ही हम मेन स्ट्रीम में जुड़े और इस सिस्टम के साथ जुड़ गए मेन स्ट्रीम में, तो अभी इस वक़्त में हमारे यहाँ अगर झारखंड की बात करें, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 36 आयुष के सेंटर हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुष के सेंटर है, जिसमें 2 यूनानी, 2 आयुर्वेदिक और बाकी होम्योपैथी डॉक्टर हैं। जहाँ मैं एज़ अ यूनानी पोस्टेड हूँ सर, वहाँ यूनानी की दवाएँ सरकार की तरफ से अवेलेबल हैं और कोई वो लगभग हमको लगता है कि 10,000 या 20,000 पॉपुलेशन उस पूरे 10 आस-पास की बस्ती में, मेरी वहाँ हॉस्पिटल की ओपीडी रोज़ की 90 से 100 की ओपीडी है, 60-70 तो एवरेज है। क्योंकि दवाएँ मिलती हैं, पेशेंट आ रहे हैं और फिर वो इम्पैक्ट ऑब्वियसली मुझे 12 किलोमीटर दूर मेरा अपना क्लिनिक है, तो उसका पूरा फ़ायदा मेरे क्लिनिक पे भी होता है। लेकिन ये है कि जब तक सरकारी सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं थे या उसमें इसका एक्सेप्टेंस नहीं था, तो वो फ़ायदा हम लोगों को इसका नहीं हो रहा था या उतना तुक तक हम अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा एक है कि इकोनॉमिक बैरियर जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हमारे साथ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम करना चाहते हैं, मेरा सेटअप बड़ा होना चाहिए था या इकोनॉमिक अभी जैसे सरकार की तरफ से ही कुछ एड्स हैं या कुछ हैं, वो चीज़ें हमको अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, हम लोगों को या हम लोग करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। इसकी भी एक वजह है जो हम लोग अच्छे से इसमें पूरे अपने सिस्टम को या ख़ास करके हिजामा के ताल्लुक से बात करें तो इतना एक्सेप्टेंस नहीं है।
बाकी जो एक हमरे मेरे और आप सबके लेवल की बात है कि कोशिश ये करना कि जो ये लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टर्म है, उसको बढ़ाया जाए। देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में हर जगह सेमिनार्स हैं, सब कुछ है। इस तरह के जो आज हम उसी का एक पार्ट है जो आज हम लोग कर रहे हैं। ये लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक चैलेंज का एक हिस्सा था। ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन का एक प्लेटफ़ॉर्म है कि आदमी इससे क्या है कि चीज़ें आती हैं। दूसरा अपने प्रैक्टिस में भी अगर हमको कुछ मिलता है तो कोशिश करें थोड़ा-सा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसिफ सर की तरह प्रोफ़ेसर हों या आप किसी मेडिकल कॉलेज ही में हों, रिसर्च सेंटर में, आप अपने क्लिनिक पे बैठ के भी आपके पास कोई केस आया, आपने उसका नाम लिखा, उसका सब कुछ लिखा, फिर प्री क्या था, आपको पहले क्या उसको प्रॉब्लम थी, आपने दवा क्या दी और क्या इफ़ेक्ट आया। बहुत सारे चमत्कार होते हैं यूनानी में सर, लेकिन क्या है कि हम उसको डॉक्यूमेंट आज भी मुझे लगता है कि मैं ये बात सर लोगों से सुनता था 10 साल पहले, आज मैं खुद इस बात को भूल रहा हूँ क्योंकि अभी तक बहुत कमी है। लोग अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं चीज़ों को। दिया, किसी से सुना भी था, कोई बात नहीं, किसी ने आपको बताया, कोई नुस्खा ही था, किसी हकीम का है, किसी ने बता दिया आपको, तो कोई बात नहीं। आप जब कर रहे हैं, अब आप उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। आप बताइए ये बीमारी थी, ऐसा था, वैसा था। अगर आप 10 डॉक्यूमेंटेशन एक डिज़ीज़ का लेके आएँगे, तो कम से कम किसी को रिसर्च करने के लिए एक मवाद मिल जाएगा बाद में। कल कोई बच्चा आगे काम कर रहा है, कोई लड़का पढ़ रहा है, तो उसको उस मैटर पे उठा के उसपे वो काम कर सकता है, उसको जस्टिफ़ाई कर सकता है। जैसे आज हमारे हकीम लोगों ने काम किया, सारा लोग हमें दिया है, तो आज हम बात कर पा रहे हैं। तो अब थोड़ा-सा एविडेंस बेस्ड काम करने की ज़रूरत है और ये था सारी चीज़ें। बाकी जो एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इसमें रह जाएगा, वो ये है कि डिज़ीज़ बेस्ड जैसे कि जो मैंने अभी कहा कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं या किस पेशेंट में कैसे किया, कितना फ़ायदा हुआ। तो ये चूँकि एक पहला बेसिक पार्ट था हिजामा का कि कैसे इसमें कर सकते हैं, मैंने कर दिया। इंशाल्लाह कभी फिर कुछ ऐसा मौका सर देते हैं तो फिर आगे इसमें वो उस पार्ट पे भी हम लोग आएँगे चूँकि तो ये था बस इसके साथ ही जो है मेरी बात पूरी होती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं हिजामा के ताल्लुक से, आप जानते हैं इसमें। तो शुक्रिया बहुत-बहुत, थैंक यू। अब पूछ सकते हैं सवाल, जो भी अगर समझ में कुछ बात पूछना चाहें तो। हाँ सर, ये जी, जी, ये मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। ये कंसेंट लेटर यूज़ करते हैं, मैम भी उस दिन बात कर रही थी, तो मतलब ध्यान था देखिए ज़हन से उतर गया, मैं चाह रहा था कि उसको लगा दूँ और जो मैं 2 चीज़ ज़रूर कर दूँगा, एक मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो मैंने वो कराया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो भी कर दूँगा ताकि लोगों को एक उससे वो रहे कि कैसे उसको करना है और दूसरा कंसेंट लेटर मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो 2-3 दिन का थोड़ा-सा बाहर हूँ सर, आता हूँ, तो घर पे आके मैं उसको कर दूँगा उसको। सर ये बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा था कि उसी वक़्त कोई पूछेगा खत्म होते ही कि हेयर लॉस के ऊपर कोई स्लाइड नहीं है। इसकी वजह है सर, चूँकि आपने मुझे कहा था कि बहुत प्रैक्टिकल रहना है, तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने लगभग लगता है कि 15-20 लोगों को तो ज़रूर कटिंग किया है, हाँ, सर पे लगाया है। लेकिन अगर दवाएँ ना दूँ, मेडिसिन ना दूँ, उसका अपना जो आजकल एक टेस्ट आता है, हेयर लॉस टेस्ट वो कहते हैं ब्लड का उसकी क्या कहते हैं, हेयर का टेस्ट होता है। उसमें आप जाँच के लिए देंगे तो पता चल जाता है किस वजह से थोड़ा महँगा है टेस्ट लेकिन वो पूरा बता देता है कि इसमें किस चीज़ की कमी हो रही है। उस
तो वो भी मैं कर दूँगा सर, मुझे अभी ज़हन में आ नहीं रहा। मैं एग्ज़ैक्ट वो नाम उसका वो कर दूँगा, मैं लिख लेता हूँ। तो एक कराने के बाद तो उसमें क्लियर पता चलता है कि हम लोगों को कि जैसे उसमें बहुत सारी बायोटिन है, ये फलाना-ढिमाका किसकी कमी से है। तो उसके उस वो दूसरा ये कि जब हम लोगों ने वो किया, वो कराने के बाद भी पेशेंट को वो रिस्पॉन्स और वो फ़ायदा बहुत सारे केसेज़ में नहीं दिखा। फ़ायदा क्या आया है अभी तक करने में कि जो हेयर हैं ऑलरेडी मौजूद, वो झड़ना बंद हो गए 2-3 इसमें तो बाल गिरना तो 100% बंद हो जाता है। लेकिन न्यू जो नए बाल आने की जो बात है, जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है या बीच से हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें जो नए बाल आने की है, उसमें बहुत अगर किसी ने मेहनत की है सर बहुत चूँकि लोग कराते तो हैं, मेरे पास चूँकि इतना ज़्यादा वो देख के आए होते हैं, मेरे पास अभी लास्ट 6 महीने पहले एक खुद एमबीबीएस हैं उनकी एमबीबीएस हैं, वो रेगुलर कराते थे। उन्होंने लगभग 12-14 सेशन कराया मेरे मना करने के बावजूद। कह रहे हैं तुम आप डॉक्टर साहब यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, तो आप लोग का कर रहे हैं रेगुलर मैं उनसे पूछा भी डॉक्टर साहब ये इतना ज़्यादा है, मैं दवाएँ देता हूँ, मैं कुछ ऑयल दे दूँ आपको, कुछ है, वो आप इस्तेमाल करें या कुछ लेकिन वो उनको था कि नहीं मुझे हिजामा कराना है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेट पे इसका वो है, लेकिन जी, जी सर। तो लेकिन फ़ायदे के तौर पे देखें तो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब 1 टू 1 फ़ायदा नहीं दिखा। 2 फ़ायदे सिर्फ़ दिखे हैं कि बाल का गिरना रुक जाता है और साइड में जब हमने किया है तो बेबी हेयर्स तक तो आए हैं लेकिन वो मज़बूती तक या उसके आगे तक उसका रिज़ल्ट मुझे पर्सनली नहीं दिखा है। इसीलिए मैंने उसको रखा भी नहीं इसमें मुझे अब करते-करते मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ कि उसके थ्रू जाऊँ मैं फिर ये है सर और आगे कुछ ऐसा रहेगा तो ज़रूर फिर बात करेंगे कंटिन्यू अगर कुछ आता है तो। जी। मैं इसमें सर अगर ये तो चूँकि मुझे मजबूरी थी कि हिजामा के ताल्लुक से बात करनी थी, लेकिन अब जैसे प्रैक्टिकली इंसोम्निया के ऊपर बात करें, डिज़ीज़ वाइज़ बात करते हैं तो हिजामा दूसरे नंबर की उसमें मतलब थेरेपी है। पहले हम लोग उसमें नुतूल करते हैं। हाँ, ठीक है, नुतूल जो पेशेंट आता है मेरे पास इंसोम्निया के लिए पेशेंट भी आया है और सुसाइडल टेंडेंसी का भी पेशेंट आया है सर। घर में बहुत ज़्यादा उलझन है, सास के साथ इश्यू था, उसका था कि मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ और हम लोगों ने 5 दिन उसको जो है नुतूल कराया और इत्तेफ़ाक से चूँकि अब ये सारे लोग हैं, उस वक़्त मेरे पास कोई एज़ सच ऑयल जो है अवेलेबल नहीं था, नुतूल कराने के लिए तो नॉर्मल जो नारियल का तेल सरकार मुझे अवेलेबल है, उससे मैंने नुतूल कराया था, बिना जाने कि क्या वजह हो सकती है, क्या बस ये था कि ड्राइनेस है, इतना तो समझ में आ रहा है कि यबूसत का गलबा है तो उस एतबार से कोशिश की, अनुकूल कराया, 5 सिटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा और उसको चूँकि उसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। शायद कि उसी के रिज़ल्ट में आया हो, तो फिर जब बीपी था और कह लें कि उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं शायद, जो दवाओं के बावजूद, सबके बावजूद वो बढ़ा रहता है। तो उसमें फिर हमने कंटिन्यू लेवल पे उसको वेट कपिंग वही जो मैंने बताया पीछे के एक काहिल पे और 2 इस साइड पे, दोनों पे करना शुरू किया, तो उसका बीपी भी कंट्रोल हुआ और उसका जो है इंसोम्निया तो ख़ैर 5-7 सेटिंग के बाद वो एकदम फ्रीली आना, पहले आई थी तो वो देख के डर लग रहा था ना बाल झड़े हुए बस चली आई झगड़ा करने को तैयार है, लेकिन वो बाद में आई तो पहचानना मुश्किल था कि वही पेशेंट है या कौन है। तो ये इसका सर ये कंप्लीट है। नुतूल के बगैर इंसोम्निया में मैंने हाँ, कप्तान में डायरेक्ट फ़ायदा है। कप्तान का पेशेंट आता है, आप मुकविया कल्प दवाएँ दीजिए और उसको लगाइए तो ऑब्वियसली तुरंत फ़ायदा आ जाता है, लेकिन नुतूल के बगैर इंसोम्निया में डायरेक्ट कोई रिज़ल्ट मैंने नहीं किया ही नहीं। बिल जो हमारी अपनी जो पढ़ाई थी सर, वो तो लघु सवा और रोगन कद्दू की थी नियम में। तो वहाँ हाँ सर, ये वो वही बात है कि यहाँ क्योंकि हम लोग के यहाँ अवेलेबल नहीं होता है दवाएँ एट अ टाइम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या लेकिन वहाँ जो हम लोग करते थे नियम में भी बहुत सारे केसेज़ ठीक हुए हैं। लेकिन वहाँ रेगुलर रोगन लघु सवा और रोगन कद्दू के साथ वो किया जाता था। तो अभी हम लोग मिक्स कर सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी। और उसमें एक सर एक और बात मैं एक एक बात बता दूँ कि वो एक हिस्ट वहाँ एक वो हुई थी, स्टडी हुआ था एक एक वो हुआ था कि रोगन लेबुक सवा और कद्दू के साथ था और एक खाली जो है पैराफ़िन के साथ था।
तो पैराफिन ऑयल के साथ मतलब समझिए कि हाँ, वो बगैर किसी यूनानी उसके। तो दोनों में कोई मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, रिज़ल्ट दोनों का सेम था सर। तो हो सकता है हाँ, ये एक स्टडी है नियम की, तो हो सकता है कि उस वक़्त में जो यबूसत होनी चाहिए थी या जो एक वजह हो सकती है, इसका हम लोग इस जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से वो पेशेंट ही वैसा रहा होगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रतूबत की ज़रूरत हो तो पूरी हो गई। तो लेकिन ये एक बात ये भी है कि दोनों में वो सेम रहा था। जी, ये इसके लिए बेहतरीन पॉइंट यही हामा और जो है कमहदवा है सर। इस हामा और कम हदवा। अगर वो पेशेंट इसमें हम लोग को फ़ायदा ये होता है, पेशेंट अगर है कि बाल अक्सर लोग आते हैं ना, तो इसके हम लोग को प्रैक्टिकली देखें तो वो हेयर वाला इश्यू रहता है, कोई लोग मुड़ाना ही नहीं क्लीन नहीं करना चाहते। तो उस केस में आप नेप ऑफ द नेक के ऊपर थोड़ा-सा वहाँ पीछे क्लीन करके वो कर सकते हैं या छोटा अक्सर लोग बाल पीछे छोटा कर लेते हैं, रखते भी हैं, तो उसको करते हैं। तो इसी पे हम लोगों ने अक्सर जो है, ये वाली स्लाइड जो थी, इस पे हम लोगों ने किया था। कम हदवा पे ये भी मैं शेयर करके दिखा दूँ सर दोबारा उसे? जी सर, मैं कर देता हूँ। और जब तक अब इसको कुछ कन्फर्म नहीं कर पाए, पेशेंट कराते हैं, 4-5 सिटिंग लोगों ने कराया, बोला भी बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन चश्मा पहन ही रहे हैं, शायद उनको अनकम्फर्टनेस ठीक हो गया हो या कुछ हो। अ, मेरे साथ एक में डॉक्टर हैं, उनके उनसे भी ये उनका कहना था कि नहीं मैं अपने पेशेंट अगर कोई आपके साथ करना चाहेंगे, सिटिंग तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट है इससे। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ कि आपके इस पे करा के और कितने लोगों को कितना परसेंट फ़ायदा होता है, कि उनका नंबर कितना कम होता है या जो भी एक रिसर्च के बेस पे करना चाहते हैं। लेकिन इसको बात आगे हो नहीं पाई फिर दोबारा कुछ वजह कर। तो लेकिन है केसेज़ आते हैं उसमें हम लोग करके देख रहे हैं उसमें। जी सर। जी, ये वाला जो सर्किल वाला जो पॉइंट है सर, इसमें अक्सर तो ये ऊपर वाला भी जो ये दोनों हैं। लेकिन इस पे करने में वही मैंने कहा कि अगर कोई पेशेंट राज़ी हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस पोर्शन पे करें, तो ऑब्वियसली हाँ, तो ये बहुत फ़ायदा होता है इसमें। जी। ये अक ये बहुत अच्छा है कि इसमें अक्सर ये 2 तरह के आ जाते हैं केसेज़ हम लोगों के पास। एक में है बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, एक में फ़ायदा नहीं होता। जिनमें फ़ायदा नहीं होता है ना सर, उसमें एडहेज़न बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है? इस इसकी पैथोलॉजी इसको हम लोग एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि कैप्सूल हाँ, वो चिपक जाते हैं या कहें कि वो पूरे तरह से उसका फ्लूइड जो है उस एरिया का कम होता है या वहाँ पे किसी तरह से ट्रॉमा हुआ या फिर अक्सर डायबिटीज़ के केस में वहाँ इंटरनल इंजरी होती है वास्कुलर लेवल पे और फिर वहाँ पे हीलिंग जो होती है वो पकड़ लेता है उसे, वहाँ पे वो एक तरह से। तो पेशेंट को जो 2-3 केस हैं बहुत फ़ेमस यहाँ सबसे मेरा पहला केस मेरे घर में या अपने क्लिनिक में जो ठीक हुआ था वो 20 डिग्री मात्र उसका समझिए कि था रेंज ऑफ मोशन। एकदम हिलता था और उसके साथ पूरा कंधा ऐसा लगता था टेढ़ा ही है। उसको लगभग 3 महीने में वो पेशेंट पूरी तरह फ्री, हाथ पूरी तरह फ्री हो गया, उठ गया एकदम क्लियर। टोटल क्या दिया था उसको मुंजिल मुसिल चलाया था कंप्लीट तरीके से। फिर उस जी, अब कोई भी पेशेंट सर इस टाइम पे कोई भी पेशेंट हम
जितने भी पेशेंट ज्वाइन के देखते हैं, कोई भी पेशेंट को बगैर मुंजीज़ मुसिल के दवा नहीं देते हैं। मुसिल तो समझ लीजिए प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, नहीं दे पाते हैं पेशेंट को लेकिन मुंजिस तो शुरू कर देते हैं। हर पेशेंट मेरे यहाँ, चाहे वो दर्द के किसी भी किस्म का हो, बस एक कोशिश करते हैं कि किस तरह का देना है मुंजिस सफरा-सौदा बलगम ये देख के, थोड़ी 1-2 दवाएँ चेंज हैं, बाकी तो ज़्यादातर मुंजिस में अच्छाई ये है कि इखलाते अरबा की वो ज़्यादातर 3-4-5 दवाएँ उसमें ऐसी हैं जो सब में चल जाती हैं। तो इसलिए वो एक जनरल नुस्खा है, दवाएँ देखें तो उसका खुद्दूस है, बादन-गोया, बालचड़, गौज़बान, सातकोपी, मको-खुश्क, ये 6 दवाएँ ऐसी हैं जो कंप्लीट तौर पे आप लगभग सब में दे दीजिए। बाद में कुछ चीज़ें अगर सौदावी की तरफ जा रहा है तो आप उसमें कसूटा रिफ्लेक्स आप फीमून विलायटी जिसको बोलते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ-कुछ चीज़ें आप बेहतर जान रहे हो, तो वो सारी चीज़ें सर उसमें ऐड उसमें कर दें। लेकिन मुझे हाँ, मुझे तो ज़रूर है सर। जी सर। दूसरा एक चीज़ क्या है कि उनको एक्सरसाइज़ कराना है, जिसमें कि हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये अगर और जैसे मॉडर्न में क्या कॉन्सेप्ट है ना कि दीवार में धक्का दीजिए, हाथ को ऐसे घुमाइए। हम लोग इससे आगे जो हमने देखा वो क्या किया, तो जैसे ट्राइसेप्स करते हैं जिम में, ट्राइसेप्स वाला वो पूरा सेटिंग बना दी पेशेंट को, एक घिरनी लगा दिया, रस्सी बाँध दी, उसमें वेट आगे दे दिया। पेशेंट को बैठ के बोलते हैं बस वेट को हाथ को ऊपर जाने देना है पूरे तरीके से जहाँ तक जाता है, फिर खींच के नीचे लाना है, फिर ऊपर जाने देना है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज़ पेशेंट कहीं भी बाँध के कर ले वो घर पे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ये ग्रुप अगर कंटिन्यू है तो मैं इसमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो भी अपने ताल्लुक से हैं और वीडियो है भी कुछ-कुछ मैं उसको कर दूँगा इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जे मैं एहतबास तम्स में कप जो है कब लगाना चाहिए? ये एक बहुत मतलब कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। एतबार से तम्स का क्या है? किस वजह से है? 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सर इसमें। एतबार जी, से तम्स की जब आप बात करते हैं, तो सबसे पहले देखना पेशेंट एनीमिक तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं हुँ, कि पेशेंट को एनीमिया की वजह से हो रहा है। दूसरा ये है कि कितने दिन उसका कंटिन्यू रहा है साइकिल। मे बी कि वो सेकेंडरी एमेनोरिया जिसको बोलते हैं, पहले नॉर्मल ठीक-ठाक था, 5-7 साइकिल पेशेंट की सही थी या 5 साल से ठीक थी, अभी सडन हुआ है। मेरे ख्याल से आप सवाल कर रहे हैं सेकेंडरी एमेनोरिया की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली होते हुए आते किसी स्टेज पे आके एतबार हो जाता है पेशेंट का। क्या अगर हम सही समझ रहे जी। हैं, यही पूछना चाह रहे जी, जी, जी। हैं? जी, तो उसमें सर एक साइकिल फिक्स है हर किसी का, ठीक है? साइकिल उसको पूछेंगे कि आपको मेंस कब आता था? वो बताएगी मुझे इस डेट में आता था। तो हुँ, क्योंकि अभी ये अब्सेंट साइकिल इसको बोलते हैं, अब्सेंट जा रहा है, लेकिन लगाना ऑन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो उनकी अपने साइकिल का मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, उस पे कोशिश करिए कि आप उस टाइम में यूज़ करवाइए उसको, उसी से 2-3 दिन पहले के आस-पास में, जी। ठीक है? अच्छा, कोई भी कप जो है जो लगाएँगे हम, तो उसमें जो है प्रेशर कितना होना चाहिए? फुल जो है खींच लिया जाए या थोड़ा रहे कि वहाँ टिका रहे? कितना तक जो है प्रेशर रहना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत हिजामा की बात थी, लेकिन कपिंग करने का क्या था ये छूट गया, बहुत अच्छा सवाल है। जी, कभी भी हम लोग कपिंग करते हैं ना सर, तो कप में पेशेंट का जो क्या बोलें कि बर्दाश्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हुँ, पेशेंट कितना उसको बर्दाश्त कर पा रहा है। तो हमने जैसे अपने स्टाफ को ट्रेंड किया कि आप जो है जो हम लोग को ट्रेनिंग ऐसे दी गई थी कि आप शुरू कीजिए कि एक 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 मतलब क्या बोलते हैं उसको एक एक बार उसको आप कीजिए, सिंपली समझ लीजिए एक बार करिए, एक बार में पूरी तरह से तो वो वैक्यूम नहीं क्रिएट होता, बहुत हल्का सा होगा। फिर थोड़ी देर उसको छोड़ दें, दो 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद थोड़ा सा जब वहां पे उसको एडजस्ट हो जाए स्किन, फिर आप दोबारा पंप कीजिए। फिर उसके बाद वो पेशेंट को कंफर्ट है, फिर दोबारा कीजिए। कभी ऐसा होगा कि 3 बार भी आपने किया, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पेशेंट बोल रहा है सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यू करें। लेकिन कभी ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है, आप जितने लोग कर रहे हैं कपिंग देखे होंगे, पेशेंट को करते ही पेशेंट बोलेगा ओह बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप उसको थोड़ा कम कर दें। तो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा, इसमें फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ इतना ही प्रेशर, इतना पार्शियल प्रेशर देना है या इतना 3 बार देना है, 4। फिर साइट पर भी डिपेंड करता है। आप अगर चेहरे पे कर रहे हैं तो बहुत ही लाइट इसमें काम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बहुत फेशियल कपिंग या ऐसे जगह पे किया जहाँ साइट दिख रहा है, आपने वहां पे मस्कुलेचर, अच्छा जैसे आप किसी ऐसे जगह पे करेंगे जहां मसल्स कम है, मसल्स मास कम है,
तो आप 1-2 में तो पता ही नहीं चलेगा, उसको आपको फुल्ली देना होगा, ताकि पूरे तरीके से वो पकड़ सके। तो ये सारा आप करेंगे सर, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये इसमें बहुत इसमें कोई क्या बोलें कि 1 टू 1 कोई एबीसीडी करके कोई रूल तो नहीं बता सकते, लेकिन ये इस तरीके का है शायद, और लोग कोई इसमें कर रहे हैं, सारे लोग डॉक्टर आशीष साहब मतलब बता हल्का सकते हैं। प्रेशर और पहले दिया जाए, उसके बाद जी, बढ़ाया जी, जाए। जी। जी सर। जी। ये बात तो सर बहुत बहुत ही अच्छी है, ये अच्छा पॉइंट है कि इसमें वाक़ई उस लेवल तक तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन पुराने लोग का मतलब सक्शन पावर भी तो मेरे ख्याल से अभी जैसे देखें कुछ आप वो भी लंग्स काफ़ी वो भी एक बात है। लेकिन फिर भी है कि बहुत ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत या उसको खींच के सटाने का पूरा उसको भर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलता है। जैसा आशीष सर ने बताया कि एक था, तो ये वाक़ई बहुत एक अहम बात है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट तो लोग का क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको एकदम खींच के पूरा मशीन को भर नहीं देना है। ये एक दरमियानी रखिए पेशेंट के रिलैक्स के उसके सहने के एतबार से, और फिर करते-करते थोड़ी चीज़ें और भी आ जाती हैं। मान लीजिए आपने कभी बहुत ज़्यादा किया, कहीं उसको फ़ायदा दिखा, कम में वो आप खुद ही आइडिया लगता है कि मुझे क्या किस लेवल तक जाना चाहिए। लेकिन दरमियानी है इसका जवाब अगर कहें तो, एक दरमियानी रखा जाए प्रेशर उसको। जी। जी, जी, जी। हुँ। आपने सवाल में पहले जवाब से ही शुरू किया और सही है, ये बात वाक़ई सही बात है कि इसका एक ना ये एक सवाल जो ये सेम क्वेश्चन मुझे क्लिनिक पे लोगों से आपके यहाँ भी आएगा, जैसे आप किसी से काम कराएँगे वो बोलेंगे कि कितना तक, कितना करें? ब्लड तो निकला नहीं। खुद पेशेंट सर कंप्लेन करते हैं, पेशेंट कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे कटिंग किया आपने? मुझे कुछ ब्लड ही नहीं आया। तो शुरू में मैं परेशान हुआ, उसके बाद मैंने बस एक एक लगाया है, मैं दिखाऊँगा इसको शेयर करूँगा। 3 पेशेंट मैंने लिए एट अ टाइम, तीनों पेशेंट को मैंने सेम जगह काहिल पे कप लगाया, और ऑब्वियसली आप लगाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका जवाब, वो तीनों पेशेंट का ब्लड अलग-अलग है। किसी को ज़्यादा निकलेगा, किसी को कम निकलेगा, किसी को दरमियानी निकलेगा। तो बस ये जवाब है उसका कि जो ये मकसद खून निकालना नहीं होता। आप एक वही हम सेम प्रेशर दे रहे हैं, तो ब्लड तीनों को सेम आना चाहिए था। तो सेम नहीं आता, वो मैंने उसको लगाया हुआ है बाज़ाब्ता क्लिनिक में उसका फ़ोटो, जैसे ही लोग सवाल करते हैं, मैं शुरू में ही बता देता हूँ पेशेंट को, ख़ास करके प्रोफाइलैक्सिस वाले जो सुन्नत के तौर पे कराने आते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे एकदम करना है। तो ये सर इसका है, वो उसी हिसाब से जैसा मवाद रहेगा, जितना सा उसको निकलना है, अगर ज़्यादा मवाद है, ज़्यादा इम्तिला तो ज़्यादा निकलेगा, नहीं है तो कम निकलेगा, लेकिन दोनों हाल में इमाला तो होता ही है, तो फ़ायदा होगा। सर, 1 मिनट। सर, जो जैसे जो है कप लगाते हैं, उसमें जो है जैसे किसी कप में कम आया ब्लड, किसी में ज़्यादा आया, किसी-किसी में ना भाफ़-सी जो है हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको जो है क्या समझा जाए कि क्या चीज़ है वो? सारी जो रूरी है एक तरह से, मैं इसका थोड़ा-सा डॉक्टर आसिफ सर एक्सप्लेन कर दें इसको। तो मुझे आप बहुत कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं तो फिर वही ला दूँगा उसी पे, आप इसको थोड़ा कर दें। सवाल इनका ये था कि जब कटिंग करते हैं, तो किसी में ब्लड ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है, किसी में पूरा स्टीम हो जाता है वो, स्टीम भर जाता है।
तो स्कीम को क्या समझा जाए, उसको क्या किस तरह एक्सप्लेन किया जाए? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही यही चीज़ है सर कि उसमें बाज़ दफ़ा देखेंगे अगर कह लें कि अगर सफरावी ज़्यादा है तो उसमें देखेंगे आप पेशेंट को, और इसको करते-करते चीज़ें आती हैं, इसको डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ है इस तरीके से, लेकिन एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट है कि इसको देखा जाए कि अक्सर जो जिसमें ज़्यादा झाग आ जाता है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि वो सफरावी जो केसेस हैं उनमें ज़्यादा ऐसा रहता है, और इसी तरह किसी में पेशेंट में सेम पेशेंट में कभी-कभी आपने 3 कप लगाया, तो 2 जगह जो है ब्लड आता है, 1 में स्टीम आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये भी है कि कहाँ पे किस तरह का मवाद निकलना है, किस तरह से हो सकता है कि वहाँ पे जो वो जो बदन जो वहाँ से निकालना चाह रहा है, जिस्म जो खारिज करना चाह रहा है, वो वही चीज़ है। चाहे वो स्टीम के नतीजे में हो या कुछ भी कह लें उसको, या कुछ भी कह लें उसको, उस तरीके से है, लेकिन तनकिया हो रहा है तीनों कंडीशन में, इमाला भी हो रहा है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हिजामा करने के बाद में जो निशान रह जाते हैं, तो उसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति रहती है कि इसमें ड्रेसिंग कब तक कराए, कितने दिनों तक कराए, कराना भी है या नहीं कराना है, और नहाना है तो कब नहाए, उसके लिए थोड़ा सा बता देते आप। ये भी बहुत अच्छा है इसके ताल्लुक से कि जो निशान रह जाते हैं, तो अव्वल तो ये है कि ड्रेसिंग की ज़रूरत हिजामा में अगर पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि थोड़ा कहीं न कहीं टेक्निकली वो बहुत सही नहीं हुआ है। तो ड्रेसिंग नहीं होने की ज़रूरत पड़नी चाहिए हिजामा में, ड्रेसिंग का नहीं होता ज़्यादातर। दूसरा ये है कि कट लगाने में इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप मान लीजिए कि आपको उस पेशेंट को दोबारा भी बुलाना है ना? पेशेंट, अगर आपने एक बार इतना कट लग गया पेशेंट को, या पेशेंट को दाग ही हो गया, वो अगर कहीं जाके दिखाएगा, मेरे पीठ पे कट का निशान देखेगा, तो एक कह लें कि वो अच्छा-सा नहीं दिखता कहीं पेशेंट को, एक्सेप्टेंस सब जगह नहीं होता है ऐसा। तो इसका ख़्याल रखना है कि पेशेंट को उतना कट उतना डीप नहीं लगाना, पेशेंट को बहुत ही लाइट कट, क्योंकि हम लोग स्किन में रप्चर देते हैं। वो बहुत बार ऐसा होता है जो अनट्रेन्ड हैं, या जिनको बस ये जैसा सर ने बताया कि बस उनको खून निकालने से मतलब है, वो ऐसा दे देते हैं कि वो एक दिन क्या वो पूरे लगा के उसके ऊपर लेज़र कराना पड़ेगा उसको हटाने के लिए उनको, एक तरह का टैटूइंग हो जाती है उसकी। तो ये एक बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि आजकल सबसे बेस्ट क्या है कि आपके पास पंक्चर करने के लिए पंक्चर पेन आता है, आपके पास निडल है, आप अगर इस जब ब्लेड से तब तभी करें, 11 नंबर ब्लेड से करें, लेकिन बहुत फाइन करें उसको, बहुत अच्छे से करें, बहुत साफ से, कि वो दोबारा, वरना मैं 100% प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि पेशेंट दोबारा नहीं आने का है। वो एक बार उसको दाग हो गया कहीं पे ज़्यादा, तो फिर पेशेंट मना कर देता है कि नहीं दाग हो रहा है, मैं एक्सेप्टेंस नहीं होती थोड़ी उसकी थेरेपी की। तो उसको भी मेंटेन करना है। अब इतना भी कम नहीं करना है कि वो आपका जो मकसद है वो भी पूरा ना हो, तो ये एक बैलेंस की चीज़ है। बाकी नहाने का या उसको धोने का आप जैसे लगाते हैं, हिजामा करने के बाद आपने क्लीन किया, ऊजिंग तक पेशेंट को बैठा के रखिए जब तक ऊज़ हो रहा है। मान लिया आप हटा भी देते हैं क्लीन करके, तब भी थोड़ी-सी ऊजिंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि कप लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर 3 बार कम से कम लगा दें, 2 बार भी लगाएँगे तो चलता है। थोड़ा ऊजिंग जब पूरा हो जाए, पेशेंट का वो हील मतलब दिखने लगे, कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ से, तब उसके ऊपर आप, सबसे अच्छा है कि अगर कॉमनली तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीटाडीन से लगा सकते हैं, या फिर स्प्रीट आखिरी टाइम में आप स्प्रीट स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर।
या फिर आप अपना जो है हल्दी का पाउडर यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं, आप जैतून का तेल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो हर कंडीशन में मेरे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो पेशेंट को लंबे समय तक करने के, और 2 घंटे 3 घंटे के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रहे, ताकि बॉडी एक नॉर्मल, इसमें चूंकि इखराज हुआ है, बॉडी के अंदर एक चेंजेस हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद 2 घंटे के बाद वो नहा सकता है पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से कर सकते हैं जी। जी जी। हम्म। बिल्कुल सर, इसलिए मैं, बिल्कुल सही है सर ये। आप, मैंने कहा ना, मैं तो प्रैक्टिकल लेके, आप वाकई आप करिए, खुद भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत दिन का एक्सपीरियंस आपका है कि वो पेशेंट फिर जो है ना, मतलब क्या बोलें कि जैसे मुझे अगर कहीं इंजेक्शन लेने के लिए जाना है, तो मैं 1 से 2 बार में नहीं जाऊंगा, फिर इंजेक्शन में मुझे दर्द होता है, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मैं करा रहा हूँ, मुझे पेन उतना ज्यादा नहीं हुआ, फायदा बहुत हुआ। अच्छा, एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई थी कि वेट कपिंग जब कर रहे हैं तो बहुत फाइन तरीके से, मुझे लगता है पूरा वो ही मिस हो गया कि कैसे करना है, कि वो कब मुझे करना है। तो इसमें बहुत ख्याल रखिए कि कब लगाना है, कप लगाने के पहले तो उसको मसाज करना है, जो आपको पार्ट को करना है थोड़ा सा, ताकि वो पूरे तरीके से जो वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको, जी, उसके बाद उसके ऊपर आपको बीटाडिन से या एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद कप लगाइए। कप लगाने के बाद इतना सा जरूर वेट करिए कि पूरा एरिया पूरी तरह से रेड हो जाए, क्योंकि उसके बाद जैसे वहां पे आप कप हटाते हैं, तो एक एनेस्थेटिक इफेक्ट उसके लगने की वजह वजह से जो हुआ था वो मेंटेन रहता है, और आपको उतना ही देर का टाइम चाहिए कट करने के लिए। अगर आपने अच्छे से कपिंग की है, बढ़िया से, वो उसका पूरा एरिथमेटिक एरिया हो गया है, आप कट लगाएंगे तो ब्लड भी अच्छा, इस्तेफ्राग भी अच्छा होगा, और पेशेंट को दर्द भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने के बाद का रिलैक्सेशन है वो कटिंग में आप निकाल देंगे, उतने देर में आप कट लगा के फिर उसके बाद आप वो कर दीजिए। तो ये भी पार्ट रह गया था कि बताना कि कट कट कैसे लगाना है इसका। जी सर। हम्म। जी सर, बिल्कुल। बाल दफा सर अपना ब्लड देख के भी लोग, पेशेंट घबरा जाते हैं, तो अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो उनको उतना ना दिखाया जाए, मैंने इतना सारा ब्लड आपका निकाल लिया है, तो उससे भी उनको कभी फेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, रिएक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे एक्यूट रिएक्शन क्या हो सकते हैं इसमें, स्पेसिफिक जैसे एसटीएन के चेक। और अभी नहीं आ रही, अब आ रही है। हेलो, एक्यूट रिएक्शन, एक्यूट रिएक्शन क्या हो सकता है इसमें, जैसे आपने अभी आपने जो बात कही है कि किडनी वगैरह हो सकता है, जैसे एसटीएन के पेशेंट में या अदर पेशेंट्स जैसे। जी जी, मैं समझ गया, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि एक्यूट रिएक्शन क्या हो सकता है। एज सच कोई भी अभी तक मेरे से एक वही बस जो बात रह गई थी, आशीष सर ने बता दी कि इस तरह का आता है। बाकी और कोई केस और कोई कुछ अभी तक मुझे लगता है कि 8 से 10 साल में मेरे नजर से नहीं गुजरा जिसमें एज सच कोई वेट कपिंग में, कॉलेज के टाइम में भी और अभी भी कोई रिएक्शन ऐसा आया हो कि जिसको हम रिपोर्ट किया किया जाता है या किसी ने रिपोर्ट किया। हाँ, ये है कि गलत तरीके से लगाने से ज्यादा कट लगा देना या वो, उसका तो एक अलग पार्ट है, लेकिन कि उसका लगाने से नॉर्मली कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट को लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको फायदा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई आपने, इसीलिए बहुत एक अहम पार्ट रह गया था इसमें कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छा है इसके साथ आ गया कि हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा, जब आप, जैसे मैडम उस दिन कह रही थी, अच्छा मैम का सबने सुना होगा अगर, कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चीजें बहुत टफ हो गई हैं।
आप अपनी क्लिनिक में जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका ख्याल जरूर करना है कि पेशेंट का 2-3 टेस्ट जो ब्लड लेटिंग प्रोसीजर से पहले करते हैं, अगर पेशेंट कराने को है, नहीं भी तो आप काउंसलिंग करिए उनकी, लंबे में अगर चलना है, लॉन्ग उनकी थेरेपी होनी है, तो हम लोग पेशेंट का एटलीस्ट जो है HbS-Ag, HIV, BT-CT जरूर कराते हैं। हमारे यहाँ आसानी से इसलिए हो जाता है कि HbS-Ag और HIV जो है मेरे अस्पताल में फ्री होता है, सरकारी अस्पताल में शायद हर जगह होता है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप वहां से एक बार करा के आ जाइए, वो वहां पे लोग जानते हैं, मैं बोल देता हूँ, वो लोग उनको कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको देखना जरूरी है, अगर आपने इसको मिस कर दिया, अक्सर लोग आते हैं आपके पास। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो वो आएगा 50, लगभग 50 एबव का, हो सकता है कार्डियक इशू आपको बताएगा नहीं पेशेंट कि हाँ मुझे दिक्कत है, उसे पता भी बार दफा नहीं होता कि क्या दवा है, तो इसे मंगाइए उससे कि आप जो जो दवा खाते हैं मुझे ला के दिखाइए कि आप क्या दवा खा रहे हैं। गरीब है, अनपढ़ है, वैसे उस बेचारे को पता नहीं होता कि मैं क्या दवा खा रहा हूँ, बार दफा वो ब्लड थिनर खा रहा होता है। तो ये सारा जो समझिए कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट देखना, कि इस अगर इस सारी चीजों का ख्याल रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सेफ थेरेपी है, बहुत सेफ पार्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट आगे बहुत जरूरी था, ये छूटा हुआ था कि इसमें इसका ख्याल रखना जरूरी है। और सर इसमें टाइमिंग या जैसे मौसम का कुछ उसमें असर होता है क्या? बिल्कुल है, चूंकि असबाब सित्ता जरूरिया का जी जी साल के किस मौसम में करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल है, लेकिन हम लोगों को जी, ये बिल्कुल इसका असर है, असबाब सित्ता जरूरिया का पूरा इम्पैक्ट है इसके ऊपर। लेकिन हमारा मामला जब थेरेप्यूटिक होता है, जब हम क्लिनिक की बात कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो इस सबसे थोड़ा सा क्या होता है ना कि वो सारी एक नेचुरल सेटअप की बातें हैं, वो एक नॉर्मल सेटअप है कि एक आम इंसान नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी रहा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट, और जैसे ही बॉडी बीमार हो जाती है तो वो सारा सेटिंग, ये पहले दिन बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया था इस बात को, कि जब डिजीज कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगर थेरेप्यूटिक कोई करा रहा है तो उसकी सारी चीजें वो चांद के तारीख के एतबार से सब कुछ चलेगा। लेकिन जैसे ही आप डिजीज पार्ट में आते हैं, आप थेरेप्यूटिक करते हैं, तो आपको चीजें बिल्कुल बदल जाती। ठीक है सर। मुझे सर अभी भी वही चीज, ऐसा इसमें मेरे एतबार से मुझे यही लग रहा है कि ये चीजें फिर वही है कि नॉर्मल स्टेटस की बात है, नॉर्मल कंडीशन में जब बात करते हैं, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं हुआ, छुट्टी के टाइम में नियम में जब थे तो वहां तो एक जैसा मौसम रहता था, हमको इसका उतना ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाया बेंगलोर में। लेकिन जब अपने यहाँ आए हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है, तो उस टाइम में भी केसेस आते हैं, और वो ऑब्वियसली एक साथ चलता है क्लिनिक, वैसी प्रैक्टिस वैसे चल रहा होता है, कपिंग थेरेपी सब कुछ। और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम और ज्यादा पेन वाले केसेस, सर्दियों में जहाँ सबकी क्लिनिक जो है कहते हैं कि वो ऑफ सीजन रहता है, लेकिन पेन क्लिनिक समझिए बढ़ जाती है। हाँ, तो उसमें जो अच्छे खासे, और लोग खास करके उस टाइम में, चूंकि मैं स्टीम भी देता हूँ 2-3, मतलब वेट कपिंग से पहले जो है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सर मैं चाह रहा था, अगर समय है तो मैं एक बात बता दूं, किसी भी इसमें ना, जैसे हम लोग चूंकि कपिंग पे अभी पूरी तरह से चिपक गए हैं, लेकिन ये जो एक पूरा जो हम लोग शेड्यूल करते हैं थेरेपी को, तो जैसे कोई पेशेंट आया, मैं एक जनरलाइज बता दूं, जो पेशेंट आता है खास करके नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लेके, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लोगों को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आया, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे यहाँ की अपनी प्रैक्टिस है कि पेशेंट को देखा, वो डायग्नोसिस करके उसकी दवाएं चला दी, मुंजिस मुसिल के साथ कुछ भी पेन किलर उस वक्त में, जैसे अब गंध है, ये सारी चीजें, माजून वगैरह, डायबिटिक नहीं है तो वो सब कुछ चलाया। उसके बाद 5-6 दिन, पेशेंट को 5 दिन की एटलीस्ट शुरू में दवा देते हैं कि 5 दिन खा के आप आइए ताकि देखें दवा का। 5 दिन के बाद उसको बोल देते हैं थेरेपी 5 दिन के बाद शुरू करेंगे। 5 दिन के बाद जब पेशेंट आता है तो ड्राई कपिंग, स्टीम, मसाज, ये 3 चीज उसकी शुरू कर देते हैं। फिर वो 1 वीक ड्राई कपिंग, मसाज, स्टीम करने के बाद फिर हम लोग वेट कपिंग पे आ जाते हैं। वेट कपिंग हो या
फर्स्ट हो, या अगर बहुत एक्यूट है तो पहले दिन भी वेट कपिंग फर्स्ट कर देते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो जनरलाइज पेशेंट हैं, जो 90 से 95% पेशेंट वैसे होते हैं, उस कंडीशन में तो ठंडियों में क्या होता है कि लोगों को भाप में बहुत अच्छा लगता है, फुल बॉडी स्टीम बहुत अच्छा लगता है, तो उस वक्त में और मजा आता है उनको, वो करते हैं और फिर हम लोग स्टीम करते हैं आराम से। तो ये चीज है, ये तीनों चीज लेके चलते हैं, स्टीम भी करते हैं, मसाज भी करते हैं और कपिंग भी करते हैं। फिर ये इसलिए मैंने कहा कि एक पूरा प्रोटोकॉल ये रहता है पेशेंट को खास करके मस्कुलोस्केलेटल में मैनेज करने का। एक्सपीरियंस भी शेयर करें, मतलब सवाल लेकर कुछ अपना एक्सपीरियंस है वो भी बिल्कुल बताएं ताकि सबको। सर वो जो मुंजिज के बारे में बताया था उसका थोड़ा बता दीजिए आप। जी जी जी। फ्रोजन शोल्डर आ रही में आवाज अब? हाँ, जी जी बिल्कुल। तो फ्रोजन शोल्डर हो या फिर कोई और भी किस्म की मस्कुलोस्केलेटल जितनी भी तरह की दिक्कत है, या जो भी तरह का जब भी जॉइंट और बोन से रिलेटेड केस हम लोग के पास आता है, तो लगभग सब में हम लोग मुंजिज देते हैं पेशेंट को। उसके बगैर जो है ज्यादातर वो अच्छा, एक मामला ये है कि जब आप मुंजिज देते हैं तो चूंकि मुंजिज मुझसे से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकल बता दूं अभी कि कैसे आसान है मुंजिज देना। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को आपने अपने पास कुछ दवाएं बेसिक तौर पे, जैसे मैंने जैसे बताया उसका खुद्दूस है, बादरंज गोया है, बालछड़ है, गौजबान है, सातपुकी है, माखो खुश्क है, ये और इसके साथ कुछ दवाएं ऐड करके जैसे कि कुछ बीखजात ऐड किए जा सकते हैं, बीखे स्तर है, बीखे करप्स है, और कासनी है, और आपका क्या कहते हैं जो भी मुंजिजात हैं ओवरऑल ये। तो इसको आप आजकल लेक्चर भी हुआ है सर का मुंजिज पे, तो और डिटेल होगा। तो मुंजिज ले लें, हम लोग क्या करते हैं सारी मुंजिजात को लेके इसको पिसवा लेते हैं। एक इसका जैसे भूसा की तरह होता है, कह लीजिए पूरा महीन नहीं करना है इसको, भूसे की तरह तो मिल में ही हम पिसवाते हैं, भूसा की तरह हो जाता है। उस जोशानदे को फिर 100-100 ग्राम का उसका पैकेट बनवा लेते हैं, ठीक है। अब पेशेंट को बोलते ये हैं कि एक 10 दिन के लिए पेशेंट को 5 दिन के लिए एक पैकेट दवा देते हैं, 5 ग्राम सुबह में। उसको बोलते हैं कि या तो 2 ऑप्शन है इसको पीने का, एक है कि आप 10 ग्राम दवा को रात में नॉर्मल पानी में डाल दीजिए, डबल 2 गिलास पानी में अगर 2 चम्मच डालना है, और सुबह में उसको बॉयल करके 1 कप कर लीजिए, छान के उसको पी जाइए खाली पेट में। फिर उसमें पानी डालिए और शाम में पी जाइए। एक तरीका ये है। दूसरा पेशेंट को है कि जो ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, या किसी उसमें होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मुझे लूज मोशन हो गया, मुझे पीने से उल्टी आ रही है, कुछ आ रही है, उसको डोज को कम करवा देते हैं हम लोग कि आप 5 ग्राम सुबह में लीजिए, 5 ग्राम शाम में लीजिए, आप डायरेक्ट भी पी लीजिए, इसको डायरेक्ट खौलाइए और इसको पानी जला के पी जाइए। तीसरा आता है पेशेंट की नहीं, कुछ कहता है कि नहीं मैं इसको पीने का मेरे पास चूल्हे का नहीं है, वो मैं बॉयल नहीं कर सकता, हॉस्टल में हूँ या कहीं बाहर हूँ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं पाउडर बोलते हैं, इसको कर लीजिए आप, एक एक चम्मच सुबह शाम खा जाइए। तीनों कंडीशन में इसका इफेक्ट दिखता है सर। आप चाहे उसको डिकॉक्शन फॉर्म में दीजिए, चाहे उसको ये, और आगे अभी हम लोग एक कर रहे हैं कि इसका सबको खौला के इसको फिर इसका आरएस बनाने की बात हो रही थी, कि अभी प्रोसेस में है कि हम लोग इसका आरएस दे के देखेंगे पेशेंट को कि 10 बूंद 20 बूंद वाले तो इसमें ला के कि वो कैसा है, वो शुगर फ्री के लिए हिसाब से। तो ये तीनों चल रहा है मामला कि इसमें आपको तीनों में फायदा होता है। अब है कि मुंजिज के मुसिल का इस्तेमाल, मुंजिज मुसिल के ताल्लुक से मुसिल का इस्तेमाल कब करना है, टेक्निकली है कि 20 से 25 दिन 40 दिन तक मुंजिज दीजिए, फिर मुसिल दीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिकली ये चीज हो नहीं पाती है ज्यादा क्लिनिक के एतबार से। पेशेंट क्या है कि अगर आपके पास आप उसको रेगुलर इतना बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं जो क्लास तो आपको आपकी बात पूरी रेगुलर लेके चलें, लेकिन वो बहुत परेशान वाले पेशेंट होंगे। जनरलाइज जो 80 से 85% पेशेंट है, वो आपको उनको लगता है कि बस एक सिस्टमिक तरीके से ठीक है हम काढ़ा पियेंगे, हमको आप दे दीजिए वो मैं पी रहा हूँ उसको करके। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10-20 दिन
सारी थेरेपी भी सब कुछ कर देते हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके बहुत ही जैसे कि सनापत्ति है, 20 दिन के बाद 22 दिन के बाद उसको सनापत्ति उसमें ऐड करवा दिया, या फिर मुसिल के तौर पे मगज़ अमलतास ऐड करवा दिया, या सिंपली बोला कि आप 5-6 चम्मच शहद इसके साथ मिला के इस्तेमाल करिए, उससे भी उसको जो है इजाज़त आ जाती है। तो इस तरीके से भी करते हैं, या कुछ केस में जिसमें हमको लगता है कि नहीं पेशेंट को बिल्कुल ज़रूरत है मुसिल की, पेशेंट को एडमिट करते हैं और अपने यहाँ रख के उसको फिर पिलवाते हैं रात में प्रॉपर, और फिर दूसरे दिन उसको लिखते हैं। इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको अब ये इस इजाज़त के एतबार से बता देते हैं, या मुसिल जो इसहाल आता है, किसी पेशेंट को मुसिल देने के बाद भी नहीं आता है इसहाल, और किसी को जो है मुंजिस से ही इसहाल आने लग जाते हैं। तो दोनों तरह के केसेस हैं, बॉडी के एतबार से चीज़ें हैं। तो ये पूरा मुंजिस मुसिल जो हम लोग देते हैं, ये मैंने बताया प्रैक्टिकली। अब कॉन्सेप्ट अगर है पूछना था अगर, तो फिर वो बताइए, तो उसके बारे में फिर बात होगी, लेकिन ये देते कैसे हैं, ये था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सॉरी डिस्टरबेंस था। मैं इसमें जो नुतुल के ताल्लुक से जो बात हो रही थी इंसोम्निया में या जुनूनी कैफियत में या कोई मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में, तो इसके अंदर सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिला है वो बटर मिल्क का मिला है। बटर मिल्क से नुतुल कराना है, ठीक है। बटर मिल्क जो प्योर फॉर्म में हो और उसको थोड़ा सा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा उसको पतला भी नहीं, तो नॉमिनल करके इस पॉइंट पे अगर नुतुल करा देंगे तो विथिन हाफ एन आवर पेशेंट को वहीं नींद लग जाएगी जहाँ पे नुतुल कराते हैं। तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन हुआ है। और बजाय रोगन लबू बेसबा और जितने रोगन हैं जो आप मेंटल डिसऑर्डर्स या दूसरी सौदावी अमराज में नुतुल के तौर पे अगर इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, तो ये जो नेचुरल रेमेडी है बटर मिल्क, ये सबसे बेहतरीन और तजुर्बाशुदा है। तो हमने देखा भी है जी। छाछ, बटर मिल्क, मट्ठा छाछ जो भी है जी। तो उस दूसरा चीज़, या दही का जो पानी होता है, दही जमने के बाद जो ऊपर पानी जो निकलता है ना, वो पानी का भी नुतुल करा सकते हैं इजीली। कोई भी डेयरी शॉप में मिल जाएगा। वो लोग काफ़ी लोग उसको मालूम नहीं कि वो फेंक देते हैं उसको। तिब्बे यूनानी में इसको आब जखरात के नाम से लिखा गया है। आब जखरात यानी दही का जो पानी है, वो डायबिटिक में भी बहुत मुफीद है। हाँ जी, जामन जामिन है, असल उसका नाम जामिन है। जो जामिन लगा के जो जमाया जाता है उसको जामिन कहते हैं। तो ये जो दही के ऊपर का जो पानी होता है ना, वो डायबिटीज़ में भी बहुत मुफीद है, सौदावी अमराज में मुफीद है। कहीं आपने नुस्खों में देखा होगा कि उसमें बटर मिल्क के साथ कुछ दवाएँ दी जाती हैं, और ये प्रूवन है, मेरा भी उसूल रहा कि बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका डायबिटीज़ में। और नुतुल का तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है, और बेंगलुरु में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर रूही जमा जानते हैं, डॉक्टर रूही जमा मैडम जो एनआईवीएम से थी, सैदला डिपार्टमेंट के, तो उनके उनके डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स पे तजुर्बा हुआ है बटर मिल्क का, नुतुल नुतुल के तौर पे। और दूसरी बात इसमें मैं अल्टर किया हूँ कि नुतुल का जो इक्विपमेंट होता है उसको लोग पूछ रहे हैं, ये मैं उसको एक सिंपल एक टेक्निक बताता हूँ। आईवी फ्लूइड की जो बॉटल होती है, जैसा आईवी फ्लूइड होता है वही आईवी फ्लूइड पीछे से उसका बेस कट कर देना है, तो उसको हैंग करना है। उसके अंदर जो भी नुतुल का आप मटेरियल डाल रहे हैं, ऑयल वगैरह जो भी है उसको डाल लें। आईवी सेट को कट करके फिर ऊपर से उसका जो कर्सर होता है वो ऊपर लगा दें, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहें, तो ये एक सिंपल इक्विपमेंट भी बन जाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। एक दो चीज़। तीसरी चीज़ जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म और सर्वाइकल लिम्फेडेनेटिस में जो पॉइंट इसको तजुर्बा में आया है, वो चिन के नीचे है। यहाँ पे या तो हिजामा नारिया भी कर सकते हैं इसको, या कट भी लगा सकते हैं हिजामा बिशर। तो ये 3 चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और चौथी चीज़ जो है प्लैंटर फेशियाटिस के अंदर जो हील जॉइंट पे और एंकल जॉइंट पे, तो मीडियल और लैटरल मैल्यूलस दोनों पे, और हील के ऊपर जो कप लगाते हैं हम, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देखा है हमने प्लैंटर फेशियाटिस में। और जो अहम बात, जो मौजू फ्रोज़न शोल्डर की जो बात हो रही थी, तो उसके अंदर मैं एक चीज़ जो मेरा तजुर्बा है उसमें ऐड करना चाहूँगा। लुआबदार दवाएँ इसके अंदर दी जाएँ। ये जैसा कि अभी बताया गया, एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है कि वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मर्ज़ आखिरी स्टेज या खुश्की में चला जाता है, सौदावी में चला जाता है। तो वहाँ पे लुआबदार ग़िज़ा, लुआबदार दवा और लुआबदार जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसा हलवा सालब है, हलवा सुपारी पाक है,
और हलवाई की अखबार है, इसका मैंने रिजल्ट अच्छा देखा है। माजू ने जोगराज गुगुल, हब्बे सुरंजान, हब्बे जोगराज गुगुल और हब्बे यारिच, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा। और रोगनों में मैंने रोगन खुस्त और रोगन सुर्ख का बड़ा अच्छा कमाल देखा है इसमें। और अहम मौजू जो है, जब हम हिजामा करते हैं, जब ब्लड लीटिंग होता है, तब कप के अंदर जब ब्लड आता है तो उसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर उलट के रखें, तो आपका जो खिल्त का जो मुआयना है और मरीज का मिजाज और उसका खिल्त और उसके अखलाक की कैफियत उसको वहीं पता चलती है। बाद में आप उसका ब्लड देख के आसानी से 2 4 3 दवाएं मुंजिज और मुसिल के लिख सकते हैं आराम से, कि भाई ये दमवी है, सफरावी है, सौदावी है या बलगमी बीमारी है। तो बस मैं इसी का इंतजार में था कि मैं अपने तजुर्बा शेयर करूं। बहुत अच्छे सर जी। और जो फ्रोजन शोल्डर की जो एक्सरसाइज है ना, वो एक हार्डवेयर शॉप में आप देखे होंगे, एक पुल्ली आती है जो जैसा कुएं का जो वो होता है ना, जो डोल बांध के हम डालते हैं उसको पुल्ली कहते हैं, व्हील जो होता है ना। तो वैसे आजकल प्लास्टिक के पुल्लीज मिल रहे हैं। जो भी फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आया है उसको एक पुल्ली दे और उसको उसको ऊपर फंसाने के लिए बोले, डोरी डाल के रखें, तो ऊपर से उसको जैसा कुएं में पानी खींचते हैं हम, तो वैसा उसको हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके उसको खींचने के लिए कहें, तो वो उसका एक्सरसाइज हो जाएगा। डेली एक 250 से 300 400 सिटअप्स अगर वो करेगा बैठ के, नीचे बैठ के, तो वो आसानी से उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वो सब हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज मैंने मुफीद पाया है इसको। बहुत एक्सेलेंट लेक्चर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं बेचैन था कि वो नुतुल का जो पार्ट मिस हो रहा था। ये बटर मिल्क का है। आप लोग डॉक्टर साहब, आप गवर्नमेंट ओपीडी में जी करके, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जी जी, इसको प्रैक्टिकली करके इसको रिकॉर्ड करिए कि आपने दही के पानी के साथ कितने लोगों को नुतुल किया और डायरेक्ट जो छाछ होती है बटर मिल्क उसके साथ कितने लोगों को नुतुल किया, और टाइमिंग क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिजाज का मौसम क्या था, मरीज का मिजाज क्या था। तो उसको सारा डॉक्यूमेंटरी एक प्रूफ करिए, ताकि हमको पता चलेगा दुनिया के सामने रखने के लिए। क्योंकि पंचकर्मा इतना फेमस हो चुका है कि हम उसको टर्म नहीं लेते हुए हम इसको करना चाहिए। क्योंकि ये बटर मिल्क की जो थेरेपी है वो उधर तक नहीं गई आयुर्वेदा तक। क्योंकि डॉक्टर रूही जमा से मेरे अच्छे ताल्लुकात था, मैडम से। बिल्कुल, जितना चाहिए इसको कराइए। इसको अपने गवर्नमेंट से, अगर सेक्टर से इसको होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसको, कि एक नाम भी होगा और सिस्टम का भी नाम होगा इसका। बिल्कुल। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुक्रिया सर।